हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये सीए फाइनल का टॉपिक जो है इंड एएस 102, ये आपका और आईसीआई दोनों का ही बड़ा फेवरेट टॉपिक है। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। फटाफट से क्विकली इसको रिवाइज करके चलेंगे। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सुपर 30 क्वेश्चन, जिसके अंदर आपके मई 25 का आरटीपी, एमटीपी मई 25 का और नवंबर 24 का जो क्वेश्चन है वो भी कवर्ड है। मैंने लगभग वो सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं जो आपके कॉन्सेप्चुअल रिवीजन में काम आएंगे फॉर दैट टॉपिक। तो आपके लिए वो सारे क्वेश्चन कर लोगे, ये वीडियो देख लोगे, आपका इंडेक्स 102 कंप्लीट हो जाएगा। तो क्विकली हम एक बार इसको रिकॉल करके चलते हैं कि मेरा इंडेक्स 102 कहता क्या है। तो सबसे पहले ये बात कहता है कि ये शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस पे लगता है। शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन क्या होती है? जब एंटिटी या कोई ग्रुप एंटिटी रिसीव करती है गुड्स एंड सर्विसेज और बदले में क्या देती है, या तो कैश या एनी अदर एसेट, जो किस पे बेस्ड है, एंटिटी या ग्रुप एंटिटी के शेयर प्राइस पे बेस्ड है। अगर ये वाला फैक्टर नहीं है तो इंडेक्स 102 भी नहीं लगेगा। तो आपका कैश और एनी अदर एसेट किस पे बेस्ड होना चाहिए? बेस्ड होना चाहिए एंटिटी या एंटिटी ग्रुप एंटिटी के शेयर प्राइस पे वो बेस्ड होना चाहिए। नंबर 2, या तो वो अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दे रही है या फिर किसी ग्रुप एंटिटी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दे रही है। इसको बोलते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। कितने टाइप की होती है शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन? एक होती है इक्विटी सेटल, एक होती है कैश सेटल। इक्विटी सेटल का मतलब क्या है कि या तो आपकी कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है, आप कह रहे हो कि गुड्स एंड सर्विसेज मुझे मिले, कंसिडरेशन मेरी सब्सिडरी देगी या सब्सिडरी को मिले और सेटलमेंट मेरी पेरेंट करेगी, तो वो क्या बन जाता है? इक्विटी सेटल बन जाता है। या फिर आपने अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट देने हैं तो भी वो इक्विटी सेटल बन जाता है। कैश सेटल वो कब बनता है? कैश सेटल वो बनता है जब आपको कंसिडरेशन में कैश या एनी अदर एसेट देना होता है जो किस पे बेस्ड है? एंटिटी या एंटिटी के शेयर प्राइस, ग्रुप एंटिटी के शेयर प्राइस पे बेस्ड है। ठीक, तो वो क्या बन जाता है? कैश सेटल। अच्छा, आप इनकी अकाउंटिंग कैसे करके चलते हो? अकाउंटिंग के लिए एक है ग्रांट डेट की अकाउंटिंग, फिर उसके बाद है हर बैलेंस शीट डेट की अकाउंटिंग, फिर उसके बाद है सेटलमेंट डेट की अकाउंटिंग। जनरली ग्रांट डेट की अकाउंटिंग आप नहीं करते, अभी 2 मिनट में इसका भी डिस्कशन करेंगे। हर बैलेंस शीट डेट की अकाउंटिंग तो दो है, इक्विटी और कैश। तो इक्विटी के केस में आपने देखा होगा इंड एएस ऐसे दंडवत प्रणाम कर देते हैं इक्विटी को देखते ही, चाहे इंड एएस 32 हो या 102 हो, वो सब लोग कहते हैं भाई इसको मत छेड़ो, इसकी फेयर वैल्यू कुछ मत करो, ये जैसा आ रहा है जिस वैल्यू पे आ रहा है इसे वैसा ही रहने दो। तो यहां पर भी इंड एएस 102 ने बोला जैसे ही आपको इक्विटी सेटल दिखे आपको उसकी कोई फेयर वैल्यू चेंज नहीं करनी। ग्रांट डेट, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई थी, ट्रांजैक्शन कब हुई थी? ग्रांट डेट पे हुई थी। ग्रांट डेट का मतलब क्या है कि आपकी कंपनी ने बोला आपके एम्प्लॉइज को कि हम आपको शेयर बेस्ड पेमेंट देंगे अगर आप कुछ कंडीशंस पूरी करते हो। इनको बोलते हैं वेस्टिंग कंडीशन। तो ये क्या है? ग्रांट डेट है। इस दिन, ग्रांट डेट वाले दिन जब आपको ये वाली बात बोली, ये डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है, तो इस दिन की फेयर वैल्यू आप यूज करते हो फॉर इक्विटी सेटल। अच्छा, आप खर्चा कैसे निकालते हो? हर बैलेंस शीट डेट का आप कहते हो कि कितने नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय होंगे, इनटू एक को कितना ऑप्शन, नंबर ऑफ ऑप्शन, इनटू फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट लेते हो, फेयर वैल्यू ग्रांट डेट की लेके, इनटू सर्विस पीरियड कितना एक्सपायर हो गया डिवाइडेड बाय टोटल सर्विस पीरियड माइनस अब तक खर्चा कितना बुक कर दिया। तो ये आपका करंट पीरियड का एक्सपेंडिचर आ जाता है। रिवर्सल भी आ सकता है, एडिशन ऑफ एक्सपेंडिचर भी आ सकता है। एंट्री क्या करते हो? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व। अगर रिवर्सल आ गया तो क्या एंट्री करोगे? एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। सेटलमेंट के दिन आप क्या करते हो? क्या एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और अगर कोई लैप्स हो जाता है तो एसबीपी रिजर्व टू जर्नल रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग। फिर उसके बाद कैश सेटल। कैश सेटल इक्विटी नहीं है तो कोई इंडेक्स दंडवत प्रणाम नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा? वो कहेगा भाई कैश है, ऑब्लिगेशन है, हर साल फेयर वैल्यू करो, जब तक सेटल ना हो जाए तब तक इसकी फेयर वैल्यू करते जाना। आपने कहा जी ठीक है करते जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप कैसे निकालते हो? हर साल बैलेंस शीट डेट पे कि नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय कितने होंगे, इनटू इनको ऑप्शन कितना मिलेगा, इनटू फेयर वैल्यू एट ईच बैलेंस शीट डेट। जब तक सेटल नहीं हो जाता तब तक की हर बैलेंस शीट डेट पे एंड अप टू सेटलमेंट डेट आप फेयर वैल्यू लेते रहोगे, इनटू कब तक का पीरियड एक्सपायर कितना हो गया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, टोटल पीरियड माइनस अब तक आपने कितना खर्चा बुक कर दिया। ये आ जाता है आपका करंट ईयर का एक्सपेंडिचर जब सेटलमेंट करते हो। अच्छा, एंट्री क्या डालते हो? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी लायबिलिटी, और जब सेटलमेंट करते हो तो क्या करते हो? एसबीपी लायबिलिटी टू बैंक। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रांट डेट पे कोई एंट्री नहीं होती एम्प्लॉइज वगैरह के केस में। अच्छा, ग्रांट डेट पे अकाउंटिंग एंट्री क्यों नहीं होती? जरा ध्यान से सोचो। आपकी कंपनी ने एम्प्लॉय को बोला कि भाई साहब 3 साल क्या है? वेस्टिंग कंडीशन है, अभी बात करेंगे। तो 3 साल आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके हम आपको ईसॉप देंगे। जिस दिन ये बोला कि हाँ आपको हम ये बोल रहे हैं, जिस दिन ये बोला वो क्या है?
ग्रांट डेट। तो क्या एम्प्लॉय ने उस टाइम पे काम कर दिया? क्या एम्प्लॉय ने उस टाइम पे कितना काम करा था? जीरो। जिस दिन आपने बोला उसके लिए तो जीरो ही काम किया था, ठीक। तो आप क्या बोलते हो, ग्रांट डेट पे अगर लगाओगे भी इंटू पीरियड करोगे तो इंटू जीरो जैसे ही करोगे तो पूरा जीरो आ जाएगा, इसलिए ग्रांट डेट की कोई अकाउंटिंग नहीं होती। फिर जैसे ही वो एक साल पूरा कर लेता है तो आप कहते हो कि भाई जब बोला था वहां से एक साल पूरे कर लिए, वेस्टिंग कंडीशन में जो 3 साल थे उसमें से एक साल हो गया, अब आप खर्चा बुक करते हो, इसलिए आप ग्रांट डेट पे कोई अकाउंटिंग नहीं करते। अब जरा सोच के बताओ कि अगर कोई कंडीशन डाली नहीं, ये बोला गया कि भाई तुम 20 सालों से कंपनी में हो, तुमने जी तोड़ मेहनत करके कंपनी को यहां तक पहुंचाया, हम तुम्हें फ्री में ई सॉप देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, लो पकड़ो हमारे ई सॉप। इसका मतलब उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, उसको तुरंत ई सॉप मिल गए। तो क्योंकि उसने अब तक इतना काम कर रखा था, इस कंडीशन पे उसको ई सॉप मिल गए, या फिर कोई भी रीजन हो सकता है, बट उसको कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करनी उन ईसॉप को लेने के लिए, क्योंकि कोई कंडीशन ही फुलफिल नहीं करनी, तो जिस दिन आपने बोला उस दिन उसको मिल गए और उस दिन आपका खर्चा हो गया, हेंस आप अकाउंटिंग कब कर दोगे? ग्रांट डेट पे ही आप अपनी अकाउंटिंग करके चल दोगे। अच्छा, इन सभी चर्चाओं में मैंने आपको बोला वेस्टिंग कंडीशंस के बारे में, थोड़ी सी चर्चा वेस्टिंग कंडीशन की भी कर लेते हैं। वेस्टिंग कंडीशन होती है, एक होती है सर्विस कंडीशन, एक होती है परफॉर्मेंस कंडीशन। वैसे वेस्टिंग कंडीशन का मतलब क्या होता है? वेस्टिंग कंडीशन का मतलब होता है वो कंडीशन जिनका फुलफिलमेंट अदर पार्टी को एंटाइटल्ड बनाएगा कि वो शेयर बेस्ड पेमेंट ले सकती है, ठीक। ये होती है वेस्टिंग कंडीशन। ये दो तरीके की होती है, सर्विस और परफॉर्मेंस। सर्विस का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉय को बोला जाता है कि आपको 5 साल सर्विस देनी पड़ेगी, 5 साल कंपनी में काम करना पड़ेगा तो आपको ईसॉप मिलेंगे, तो ये क्या है? सर्विस कंडीशन। आपने किसी सर्विस प्रोवाइडर से बात करी कि आप हमें एसएपी की सर्विस दो, एसएपी मेंटेनेंस की सर्विस दो, हमारे ईआरपी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की सर्विस दो, कम से कम 12 महीने तक सर्विस दो, हम आपको 12 महीने के बाद अपनी कंपनी का ईसॉप देंगे। तो 12 महीने क्या हो गया? सर्विस पीरियड हो गया उस सर्विस प्रोवाइडर के लिए। फिर होता है परफॉर्मेंस कंडीशन। परफॉर्मेंस कंडीशन का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर एक सर्विस कंडीशन और एक परफॉर्मेंस टारगेट होता है। सर्विस कंडीशन जो अभी होती है, जो अभी डिस्कस करी। परफॉर्मेंस टारगेट क्या होता है? वो दो तरीके का होता है, या तो वो मार्केट बेस्ड होगा या फिर वो नॉन मार्केट बेस्ड होगा। मार्केट बेस्ड का मतलब क्या है कि परफॉर्मेंस टारगेट कंपनी के शेयर प्राइस या उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से रिलेटेड है। जैसे कि आपने बोल दिया कि भाई 3 साल तो 4 साल तो काम करना ही करना है, प्लस कंडीशन ये भी है ईसॉप की कि 4 साल काम करना है, प्लस आपको इन 4 सालों में कंपनी का शेयर प्राइस 20% से ग्रो कराना है। तो ये दोनों कंडीशन पूरी होंगी तो ही आपको ईसॉप मिलेगा। ये क्या होगी? परफॉर्मेंस कंडीशन। जो आपके साथ कंडीशन लगी है 20% ग्रो कराने की, वो क्या हो गई? परफॉर्मेंस टारगेट विच इज मार्केट बेस्ड। फिर उसके बाद आता है नॉन मार्केट कंडीशन। नॉन मार्केट कंडीशन होती है कि आपने बोला कि 4 साल काम करना है, प्लस कंपनी का प्रॉफिट 20% से ग्रो कराना है, या कंपनी की टोटल नेट एसेट को 20% से ग्रो कराना है, तो वो क्या हो जाती है? नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन हो जाती है। मार्केट बेस्ड कंडीशन को आप कंसिडर करते हो जब भी आप फेयर वैल्यू निकालते हो, हैं? फेयर वैल्यू निकालते हो, हाँ मैंने बोला ना, फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट और फेयर वैल्यू एट बैलेंस शीट डेट। तो आप फेयर वैल्यू निकाल रहे होगे। अब फेयर वैल्यू निकालने के लिए बड़े सारे मॉडल्स हैं, जैसे ब्लैक स्कोल्स मॉडल है, मोंटे कार्लो मॉडल है, एंड अदर ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल है। आप उनका यूज करके किसी भी वैल्यूअर से अपनी वैल्यूएशन निकलवा सकते हो। तो जब वो वैल्यूअर वैल्यूएशन निकालेगा इन सब मॉडल्स को यूज करके, तो वो कोई भी मार्केट बेस्ड कंडीशन अगर आपने लगा रखी है, जैसे आपने वो ये बोल रखा है कि 4 साल काम करना है, प्लस आपको शेयर प्राइस 20% ग्रो कराना है। अब आप शेयर वैल्यूअर के पास गए कि भाई साहब हमने ये कंडीशन लगा रखी है, तो वो क्या करेगा? वो प्रोबेबिलिटी वेटेज निकालेगा कि कितने परसेंट चांस है कि 20% पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, और उसको उसी टाइम अपनी फेयर वैल्यू में कंसीडर कर लेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी शेयर की फेयर वैल्यू 100 रुपए के आसपास आती है, तो मार्केट कंडीशन के हिसाब से की वजह से वो 80-70 के आसपास आ जाएगी। तो इसका मतलब वो पूरी ना होने की वजह से आपने अपनी फेयर वैल्यू में इंपैक्ट ले लिया कि भाई उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो नहीं पूरी होगी, आपने उसका इंपैक्ट अपनी फेयर वैल्यू के अंदर ऑलरेडी ले लिया। दैट इज वाई मार्केट बेस्ड कंडीशन को आप आगे कभी भी कंसीडर नहीं करते, क्योंकि उसका इंपैक्ट फेयर वैल्यू में ऑलरेडी आ चुका है। तो आपके टोटल एक्सपेंस में उसका इंपैक्ट थ्रू फेयर वैल्यू आ रहा है। नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन को वो कंसीडर नहीं करेगा, आपका वैल्यूअर मना कर देगा, कहेगा भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो आपको वो अपने फॉर्मूले में खुद से कंसीडर करनी पड़ती है। अगर आपको लगता है कि नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन पूरी नहीं होगी, तो आप खर्चा भी रिकॉग्नाइज नहीं करते, या फिर एग्जिस्टिंग रिकॉग्नाइज एक्सपेंडिचर को रिवर्स कर देते हो। दिस इज द मेन इंपैक्ट ऑफ मार्केट बेस्ड एंड नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन। बाकी हमने चीजें डिस्कस कर ली। अच्छा, एक है केस अदर एम्प्लॉय का, अदर देन एम्प्लॉय का, कि अगर मान लो आप फेयर वैल्यू जो है किस बेसिस पे निकाल करके चलते हो।
क्योंकि आप ये नहीं चेक कर सकते कि एम्प्लॉय ने कितनी सर्विस दी, लेकिन आप ये चेक कर सकते हो कि सामने वाले ने आपको कितनी गुड्स एंड सर्विसेज दी। तो अगर आप अदर देन एम्प्लॉय के केस में बात कर रहे हो तो आप जो खर्चा बुक करोगे वो किस पे बुक करोगे, फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एम्प्लॉय के केस में किसका क्या यूज करोगे, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि आप खर्चे की फेयर वैल्यू निकाल नहीं सकते कि उसने आपको किस फेयर वैल्यू पे सर्विस दी। तो इसलिए एम्प्लॉय के केस में आप यूज करते हो फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशूड, अदर देन एम्प्लॉय के केस में आप यूज करते हो फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड। बट अगर अदर देन एम्प्लॉय के केस में आप फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड नहीं निकाल पा रहे तो आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी यूज कर सकते हो। नंबर 2 एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि फेयर वैल्यू निकालनी कब है। तो एम्प्लॉय के केस में जब आपने एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करा कि हाँ भैया अब आपको ये मिलेगा, तो उस दिन की फेयर वैल्यू लेनी होती है। अदर देन एम्प्लॉय के केस में जब आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाती हैं उस दिन की आपको फेयर वैल्यू लेनी होती है, क्योंकि आप गुड्स एंड सर्विसेज की फेयर वैल्यू बेस्ड काम कर रहे हो। नंबर 3 पॉइंट कि अगर मान लो आपने, जैसे मैंने आपको बोला एसएपी वाला ईआरपी वाला एग्जांपल, आपने उनको 12 महीने का टाइम दिया तो वो सर्विस पीरियड हो गया, तो उनका ईसॉप का खर्चा 12 महीने के अंदर बटेगा, एसबीपी का खर्चा, क्योंकि वो उनकी वेस्टिंग कंडीशन आ गई। लेकिन अगर आपने बिल्डिंग खरीद ली किसी से तो आप कहोगे सीधा बिल्डिंग आई ईसॉप चला गया, काम खत्म, देयर इज नो वेस्टिंग कंडीशन एंट्री ऑन द व्हेन बिल्डिंग इज रिसीव्ड। बट ऑन द केस ऑफ एम्प्लॉय के केस में आप क्या करते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू उसी टाइम इक्विटी शेयर कैपिटल इफ देयर इज नो वेस्टिंग कंडीशन, बिकॉज वो ग्रांट डेट पे एंट्री हो जाती है। आई होप आपको चीजें याद आ रही होंगी। फिर उसके बाद मैंने मार्केट कंडीशन और उसका इंपैक्ट आपके साथ डिस्कस कर लिया। फिर अगर आप ऑल्टरनेटिव दे देते हो एम्प्लॉय को या खुद के पास कि भाई आपने केस नंबर है, आपके पास खुद के पास ऑल्टरनेटिव है कि या तो आप कैश सेटल करा सकते हो या फिर आप इक्विटी सेटल करा सकते हो, तो आपको चेक करना होता है कि क्या ये शेयर बेस्ड पेमेंट आपके लिए कैश सेटल है या इक्विटी सेटल है। तीनों में से कोई भी एक कंडीशन यदि पूरी होती है तो वो आपके लिए कैश सेटल बन जाता है। कौन सी कंडीशन, कि भाई इक्विटी आप इशू कर ही नहीं सकते, हैज नो कमर्शियल सब्सटेंस। क्यों नहीं कर सकते, आपको सेबी ने, आपको एमसीए ने डिबार कर रखा है, अभी आप इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते, तो आपको कैश ही देना पड़ेगा। मैं किस केस की बात कर रहा हूं कि ऑप्शन है आपके पास कि या तो आप कैश सेटल करा लो या आप इक्विटी सेटल करा लो, और ऑप्शन कंपनी के पास ही है। तो अगर कंपनी इक्विटी शेयर इशू ही नहीं कर सकती तो कंपनी को कैश सेटल कराना पड़ेगा, तो उसके लिए वो कैश सेटल बन जाएगा और अकॉर्डिंगली ट्रीट होगा। अगर कंपनी की पास प्रैक्टिस है इसको कैश में सेटल कराने की तो भी वो कैश सेटल बन जाएगा एंड अकॉर्डिंगली ट्रीट होगा। और अगर कंपनी जनरली उसको कैश में सेटल कराती है तो भी वो कैश सेटल बन जाएगा और एंड अकॉर्डिंगली कैश सेटल की तरह ट्रीट होगा। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो वो इक्विटी सेटल बन जाता है। फिर यदि एम्प्लॉय के पास कंडीशन, एम्प्लॉय के पास राइट है, एम्प्लॉय बोल रहा है कि भाई मेरे पास चॉइस है, आपने एम्प्लॉय को राइट दिया कि कैश लेना हो कैश ले जाना, इक्विटी लेनी हो इक्विटी ले जाना, तुम्हारी मर्जी, जैसा चाहो वैसे कर लेना। तो ये एक कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है एम्प्लॉय के लिए, सॉरी कंपनी के लिए। तो हम बोलते हैं कि आप वैल्यूएशन कैसे निकालोगे, आप कहोगे कि फॉर एग्जांपल आपने ये ऑप्शन दे रखा है कि 1 लाख इक्विटी शेयर देंगे जिसकी वैल्यू कितनी है 20 रुपए, तो इक्विटी की वैल्यू कितनी हो गई 20 लाख। आपने कैसे निकाली, नंबर ऑफ इक्विटी ऑप्शन इनटू फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये आ गई आपकी इक्विटी की वैल्यू। और आपने कहा या फिर कैश देंगे 80,000 पे जिसकी फेयर वैल्यू कितनी है 15 रुपए, तो 80,000 इंटू 15 करूं तो 12 लाख रुपए, तो कैश की सेटल की वैल्यू कितनी आ गई 12 लाख। ये दोनों कब निकालनी है, ग्रांड डेट पे निकालनी है। तो 20 लाख इक्विटी 12 लाख कैश माइनस 8 लाख के क्या आ गया, जो आपने ऑप्शन दे रखा है ना उनको कि आप कैश भी चुन सकते हो इक्विटी भी चुन सकते हो, तो ये 8 लाख उसकी वैल्यू आ गई। फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि आप कैश सेटल को एज इट इज चलाते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कैश सेटल तो हर साल फेयर वैल्यू होगा, आप उसको फेयर वैल्यू करते जाओ और आगे अपनी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी लायबिलिटी करते जाओ। फिर उसके बाद जो 8 लाख रुपए आया ऑप्शन का, उसको टोटल वेस्टिंग पीरियड में डिवाइड कर दो, हर साल खर्चा और एसबीपी रिजर्व क्रेडिट करते जाओ। अगर सेटलमेंट के टाइम पे एम्प्लॉय ने कैश मांग लिया तो एसबीपी लायबिलिटी जो कि आपकी फेयर वैल्यू पे ही आ रही होगी वो पे हो जाएगी, और एसबीपी रिजर्व जो आपका आ रहा था 8 लाख रुपए का वो जर्नल रिजर्व या रिटेन अर्निंग के अंदर चला जाएगा। अगर एम्प्लॉय ने इक्विटी मांग ली तो हम कहते हैं कि लायबिलिटी को हटा दो और सारा पैसा रिजर्व के अंदर डाल दो, देन एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, सॉरी मैं उल्टे एंट्री बोल गया, एसबीपी रिजर्व से पैसा निकाल के एसबीपी लायबिलिटी के अंदर डाल दो, देन एसबीपी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और बैलेंसिंग फिगर सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर आ जाएगा। मैं आपको ये वाली एंट्री दिखा देता हूं, मैंने उल्टी बोल दी थी भाई। अगर आपने सेटलमेंट कैश में करा दी तो आप क्या करोगे, एसबीपी लायबिलिटी टू कैश और एसबीपी रिजर्व टू जर्नल रिजर्व आप एंट्री करके चलोगे। अगर आपने सेटलमेंट एम्प्लॉय ने सेटलमेंट इक्विटी में करा दी, वो कह रहा है मुझे इक्विटी दे दो मुझे मतलब नहीं है, तो आपके पास जो भी एसबीपी रिजर्व खड़ा होगा 8 लाख रुपए का, आप उसको एसबीपी लायबिलिटी में डाल दोगे।
फिर टोटल जो भी एसबीपी लायबिलिटी आ रहा होगा आप उससे इक्विटी शेयर इशू कर दोगे और बैलेंसिंग फिगर कहां डाल दोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर डाल दोगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ी और क्लैरिटी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद बात आती है मॉडिफिकेशन की, कि भाई अगर आपने मॉडिफाई कर दिया है इक्विटी शेयर बेस्ड पेमेंट को, तो हमेशा ध्यान रखना भाई, मॉडिफिकेशन अगर हुआ है तो बम भर जाए मॉडिफिकेशन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिनिमम खर्चा आपका ओल्ड जो चल रहा था शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान, उसमें जितना खर्चा मिनिमम आता अगर कोई मॉडिफिकेशन ना होती तो उतना खर्चा तो बुक करके चलना ही चलना है। इसलिए मैंने लिखा है कि अगर मॉडिफिकेशन की वजह से इफेक्ट डिक्रीज हो गया, फेयर वैल्यू गिर गई, नंबर ऑफ ऑप्शन गिर गए, तो आप गिराओगे नहीं, क्योंकि मिनिमम आपको उतना बुक करके चलना ही चलना है। तो आप मिनिमम उतना बुक करके चलोगे ही चलोगे। और अगर ये सब चीजें बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, फेयर वैल्यू बढ़ गई, नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, तब भी आप क्या करोगे, मॉडिफिकेशन को सेपरेट मानोगे और जो पुराना चलता आ रहा है उसे सेपरेट मानोगे। मॉडिफिकेशन के लिए जो फेयर वैल्यू आपकी इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू है वो कैसे निकालोगे, मॉडिफिकेशन के दिन ओल्ड की फेयर वैल्यू कितनी है और नए की फेयर वैल्यू कितनी है, उन दोनों का डिफरेंस आपकी इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू मानी जाती है। उसको बैलेंस वेस्टिंग पीरियड के अंदर आप खर्चा मान के चलोगे और ओल्ड को तो एज इट इज चलाते रहोगे। जब सवाल करेंगे तो समझ में आएगा। अभी मैं आपको ना सब चीजें रिकॉल करा रहा हूं ताकि सवाल के टाइम पे आपको दिक्कत ना आए, ठीक। फिर उसके बाद अगर आप कैंसिलेशन कर देते हो, आपने प्लान को कैंसिल कर दिया, तो जितना भी बैलेंस पीरियड का खर्चा है आप उसको आज ही बुक कर दोगे। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो अगर एमसीक्यू में एक्सेलरेशन करके लिखा है तो परेशान मत हो जाना, ये क्या लिख दिया इन्होंने, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। तो आप एक्सेलरेट कर दोगे एक्सपेंडिचर को। नंबर 2, अगर कॉम्पनसेशन का भी एक पॉइंट आता है कि अगर उन्होंने कॉम्पनसेशन पे कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है, जितनी कॉम्पनसेशन पे करी वो तो आप टू बैंक कर दोगे, लेकिन डेबिट क्या करोगे, डेबिट आप करते हो एसबीपी रिजर्व। इसके ऊपर एक चेक लगा हुआ है, वो कहते हैं भाई एसबीपी रिजर्व डेबिट कितने तक हो सकता है मैक्सिमम, तो वो हो सकता है जितनी फेयर वैल्यू कैंसिलेशन के टाइम है उस ऑप्शन की, उतनी ही फेयर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है आपको, नंबर ऑफ ऑप्शन इनटू दैट फेयर वैल्यू इनटू नंबर ऑफ एम्प्लॉय, इतना ही अमाउंट जो है एसबीपी रिजर्व में डेबिट हो सकता है। दोनों का डिफरेंस कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चला जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद अगर ग्रुप एंटिटी को आप कॉम्पनसेशन देते हो तो उस केस के अंदर क्या होगा, ग्रुप एंटिटी का मतलब क्या है कि भाई अगर पेरेंट ने रिसीव करी क्या कहते हैं एज एम्प्लॉय की सर्विस और सब्सिडरी ने शेयर इशू करने हैं, या फिर सब्सिडरी ने इशू करा और पेरेंट ने, सब्सिडरी ने रिसीव करा और पेरेंट ने क्या करना है, इशू करना है, सेटल करना है। इसका थंब रूल क्या है, सबसे पहले जो कंपनी एम्प्लॉय की सर्विस अवेल करेगी उसकी कंपनी में खर्चा, उसकी बुक्स के अंदर खर्चा डेबिट होगा। फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट अवेल कर रही है, अगर पेरेंट ने अवेल करा है, रिसीव करे हैं गुड्स ऑन सर्विसेज पेरेंट ने, तो एम्प्लॉय कॉस्ट कहां डेबिट होगी, पेरेंट की बुक्स के अंदर। और अगर सेटल कर रही है सब्सिडरी, तो क्रेडिट कहां हो गया, एसपीपी रिजर्व या फिर लायबिलिटी सब्सिडरी की बुक्स के अंदर। अब पेरेंट का क्या छूट रखा है, पेरेंट का क्रेडिट छूट रखा है, सब्सिडरी का डेबिट छूट रखा है। तो भाई ऐसी कौन सी सिनेरियो होगा जहां पे सब्सिडरी पेरेंट के लिए कुछ कर रही है, तो वो होती है डिविडेंड। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, रिटेन अर्निंग इधर आ जाएगा और डिविडेंड इनकम ये बुक कर लेगा। वहीं अगर गुड्स एंड सर्विसेज सब्सिडरी ने रिसीव करा है तो खर्चा कहां आएगा, सब्सिडरी की बुक्स में आएगा, एम्प्लॉय कॉस्ट। और पेमेंट किसने करी है, पेरेंट ने करी है, तो एसबीपी रिजर्व या फिर लायबिलिटी कहां आएगा, पेरेंट के बुक्स में आएगा। इसका डेबिट छूट रखा है, इसका क्रेडिट छूट रखा है। तो पेरेंट अगर सब्सिडरी के लिए कुछ कर रहा है तो कहेगा मैंने सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट कर दी, और सब्सिडरी कहेगा मैंने कंट्रीब्यूशन रिसीव कर दिया। और अगर सब्सिडरी पेरेंट के लिए कुछ कर रहा है तो सब्सिडरी बोलता है कि मैंने डिविडेंड दे दिया, वो डेबिट कर देता है रिटेन अर्निंग, और पेरेंट बोलता है कि मैंने डिविडेंड रिसीव कर लिया, वो बोलता है डिविडेंड इनकम। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अच्छा, कि कब किसके लिए एसबीपी इक्विटी है या फिर लायबिलिटी है, तो एसबीपी इज इक्विटी सेटल्ड इफ इन, जो गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव कर रहा है उसके लिए नोट है, जो भी कंपनी चाहे पेरेंट हो या सब्सिडरी हो उसके लिए वो इक्विटी है। कब, अगर इंस्ट्रूमेंट उसके खुद के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है या फिर उसके पास कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है। भाई अगर इसने या फिर इसने सर्विसेज रिसीव करी और एसबीपी इन्होंने देना है, इनके पास कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है, तो ये क्या बोलेंगे, ये कहेंगे हमें, हमारे लिए तो ये इक्विटी सेटल्ड ही है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एमसीक्यू पूछा जा सकता है। फिर जो कंपनी सेटल करा रही है, यदि वो अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में सेटल करा रही है तो उसके लिए इक्विटी है, अदरवाइज उसके लिए कैश सेटल्ड है। तो यहाँ पे एसबीपी लायबिलिटी एंड कैश सेटल आकर के चलेगा और आपको फेयर वैल्यू चेंजेस लेने पड़ेंगे, इसलिए इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
फिर उसके बाद स्कोप क्या है कि भाई ये सभी शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन पे लगता है और किस पे नहीं लगता। अगर शेयर होल्डर की कैपेसिटी में काम कर रहे हो, अगर आपने इंस्ट्रूमेंट इशू कराया और सेटल कराया उसे नेट बेसिस पे, तो 32 और 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लग जाता है। और अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन में आपने अवार्ड इशू करे हैं तो भी 102 की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। तो दिस इज द होलसम कॉन्सेप्ट। फटाफट से बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये हैं वो टॉप 30 क्वेश्चन जो हमारी आज की क्लास का टारगेट है। फटाफट से इनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इंडियन इनकॉर्पोरेशन इशू करती है 995 शेयर इन एक्सचेंज फॉर परचेज ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग। तो इसका मतलब उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ हाथ मिलाया है। तो बताओ जी शेयर फेयर वैल्यू क्या लोगे? ऑफिस बिल्डिंग की फेयर वैल्यू लोगे जो टाइट, और कब लोगे? जब गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव हो जाएंगे। द टाइटल वाज ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ इंडिया ऑन फरवरी 1। तो आप एंट्री कब डालोगे? फरवरी 1 को ही डालोगे। एंड शेयर वर इशू, द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग वाज 2 लाख एंड द फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 100। पास जर्नल एंट्री। तो आप किसको यूज करोगे? आप यूज करोगे 2 लाख को। ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज से। शेयर कितने इशू करें? 995 इंटू 100। बैलेंसिंग फिगर कहां चला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर आपका बैलेंसिंग फिगर चला जाएगा। Reliance Limited hire a maintenance company for its oil field. The service will be settled by issuing 1000 share of Reliance. पीरियड फॉर विच द सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड टू 1 अप्रैल 2001 से लेके 1 जुलाई 2001 तक। तो अप्रैल मई जून 3 महीने का पीरियड है। तो ये क्या हो गई उसके लिए? सर्विस कंडीशन हो गई। 3 मंथ क्या हो गए उसके लिए? सर्विस कंडीशन हो गए। और खर्चा क्या है? द फेयर वैल्यू ऑफ द सर्विस वाज एस्टिमेटेड टू बी मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट इज 1 लाख। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 3, हर महीने वो कितना खर्चा बुक करके चलेगा? 33,333 का वो खर्चा हर महीने बुक करके चलेगा। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व, रिपेयर एंड मेंटेनेंस टू एसबीपी रिजर्व, रिपेयर एंड मेंटेनेंस टू एसबीपी रिजर्व। फिर उसके बाद अपने शेयर दे देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। 1 लाख रुपए 1000 शेयर 10 के हिसाब से। बैलेंस कहां चला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में। ये तो छोटे मोटे से क्वेश्चन है, बहुत छोटे मोटे से क्वेश्चन है। चलो आओ कुछ बड़ी चीज करते हैं। मेरे को ये दोनों क्वेश्चन आपको पहले कराने थे ताकि पे वाले पार्ट खत्म हो जाए, अदर देन एम्प्लॉय वाला। लास्ट क्वेश्चन से करते हैं स्टार्ट, ताकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम पहले कर लें, ताकि आप लोगों की एनर्जी जब तक डाउन हो तब तक आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर चुके हो। तो ग्रेटर लिमिटेड इन ऑर्डर टू रिवॉर्ड एम्प्लॉय लॉन्च अ स्कीम इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 21 इन विच द एम्प्लॉय विल बी ग्रांटेड इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी एट अ प्राइस लेस देन द मार्केट प्राइस सब्जेक्ट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द सर्टेन कंडीशन। ठीक है जी। तो वो कह रहे हैं कि भाई 1 अप्रैल को हमने दिया है और एम्प्लॉय को जहां पे उनको ईसॉप वगैरह मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू द स्कीम हर एक एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है कि वो परचेज कर सकता है 250 इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। कितने रुपए के हिसाब से? 45 पर शेयर के हिसाब से। ठीक है। तो 45 रुपए एक्सरसाइज प्राइस है जो उसको पे करना है। प्रोवाइडेड दैट द कंपनी डज नॉट द एम्प्लॉय डज नॉट लीव द कंपनी फॉर 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ लॉन्च, यानी कि 31 मार्च 2024 तक वो कहीं ना जाए। तो अप्रैल में आपने दिया होगा तो 31 मार्च 24 तक कितने हो जाते हैं? 3 साल। अप्रैल 2021 के अंदर आपने दिया तो 22, 23 और 24 में 3 साल हो जाते हैं। वो कहते हैं 3 साल तक आपको कहीं नहीं जाना। जब 3 साल खत्म हो जाएंगे तो एम्प्लॉय कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन विद इन 1 ईयर, यानी कि 31 मार्च 2025 तक वो एम्प्लॉय जो है अवेल कर सकते हैं और शेयर ले सकते हैं 45 रुपए पर शेयर पे करके। द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर ऑन स्टॉक एक्सचेंज कितना है? 91। क्या आपको इससे मतलब है? नहीं जी, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज, इससे मतलब है। The register value has been appointed by the company who drive the price of option at 75 using Black-Scholes model of option pricing। तो उसने जो ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल उसने यूज करा है, कौन सा यूज करा है? ब्लैक स्कॉल मॉडल, और उससे 75 रुपए की वैल्यू निकाली है। फिर उसके बाद वो कहता है 750 एम्प्लॉय एलिजिबल थे स्कीम के। मार्च 2022 में 25 एम्प्लॉय भग गए, लेफ्ट द कंपनी, एंड फर्दर 35 लगता है भगलेंगे, एक्सपेक्टेड टू लीव ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर। ड्यूरिंग द 22-23 द फॉरेन बेस्ड कंपनी एंटर्ड इनटू द मार्केट एंड स्टार्टेड हायरिंग एक्सपीरियंस एम्प्लॉय एंड देयरफॉर रिटेंशन ऑफ एक्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैज बीन प्रॉब्लमैटिक एंड हाई अट्रिशन रेट इज ऑब्जर्व्ड इन द मार्केट। तो कहता है कि एक नई कंपनी आ गई और उसने हमारे एम्प्लॉय को हायर करना शुरू कर दिया, और एम्प्लॉय भी दगाबाज निकले, भगते चले गए। 275 एम्प्लॉय भग लिए भाई, लेफ्ट द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2023। और फिर उसके बाद 135 और लगता है और निकल जाएंगे अगले साल तक। जब तक 24 आया तो 400 एम्प्लॉय ही थे कंपनी में 750 में से। तो देख रहे हो कितने गद्दार निकले। आउट ऑफ इट ओनली 375 एम्प्लॉय एक्सरसाइज द ऑप्शन टू परचेज द इक्विटी शेयर ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2024 लिखा, ये 25 है एक्चुअली में, ये नवंबर 2024 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 2025 है क्योंकि वो 2025 तक ही अवेल कर सकते थे ना, 2024 तक तो खत्म हुआ था, 1 अप्रैल को अवेल कर सकते थे। ठीक है। तो 2025 तक 375 नहीं करा, तो एक बार नंबर लाइन बना लेते हैं अपनी ईज के लिए। तो 1 अप्रैल 2000 कौन सा था भाई? 2021।
31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2024। ठीक है, यहां पर आपने ऑप्शन दिया 1 अप्रैल को कितने एम्प्लॉय, 3 साल के लिए 250 इक्विटी शेयर, 45 का एक्सरसाइज प्राइस। तो एक्सरसाइज प्राइस था 45 का, नंबर थे कितने 250 के, एम्प्लॉय कितने थे, एम्प्लॉय थे 750। ठीक है जी, और प्राइसिंग कितनी थी, ऑप्शन प्राइस था आपका 75 का। यहां पर फिर उसके बाद वो कहता है, बस इतनी इंफॉर्मेशन है, मार्च 2022 के अंदर 25 एम्प्लॉय भग लिए जी, -25, 25 एम्प्लॉय निकल लिए, एंड फर्दर लगता है 35 और निकल जाएंगे। यहाँ पे लगता है 35 और निकल जाएंगे, तो एम्प्लॉय बचे कितने, 750 -25, 725 एम्प्लॉय बचे, सॉरी 725 एम्प्लॉय बचे, और 35 लगता है और निकल जाएंगे। तो एक्सपेक्टेड कितना है, 725 -35, 690 एम्प्लॉय लगता है कि रहेंगे जो ऑप्शन एट द एंड अवेल करेंगे। तो 690 एम्प्लॉय इनटू फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितनी है 75 इंटू 75, कितना पीरियड है, 3 साल का पीरियड। अच्छा, एक को कितने मिलने हैं, 250 ऑप्शन मिलने हैं, कितना पीरियड है, 3 साल का पीरियड है, कितना एक्सपायर हो चुका है, 1 साल एक्सपायर हो चुका है, अब तक कितना खर्चा बुक कर चुके हो, 0। तो पहले साल का खर्चा आएगा 690 इंटू 75, सॉरी 690 इंटू 75 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 3, 4,31,000, सॉरी 43,12,500, 43,12,500 का पहले साल का खर्चा आएगा, जो कि ये रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद 2022 जब बीत गया, ड्यूरिंग द 22-23 इस साल फॉरेन बेस्ड कंपनी आ गई मार्केट में, 275 एम्प्लॉय भाग गए थे, यहां से 275 एम्प्लॉय निकल गए। तो आपके पास कितने बचे होंगे, 725 माइनस 275, 450 एम्प्लॉयज आपके पास बचे होंगे, और आपको लगता है 135 और चले जाएंगे, -135। तो एक्सपेक्टेड कितना है, 450 -135, 315 एम्प्लॉय आपको लगता है एक्सपेक्टेड होंगे। अब इनका खर्चा भाई कितने ऑप्शन मिलेंगे, 250 ऑप्शन मिलेंगे, कितने की फेयर वैल्यू है, इक्विटी बेस्ड है, क्योंकि आपने इक्विटी देना है तो फेयर वैल्यू चेंज नहीं लेना है, इनटू कितने साल बीत चुके हैं, तो 1 साल और 2 साल, 2 साल बीत चुके हैं, इंटू 2/3, अब तक कितना खर्चा बुक कर चुके हो, 43,12,500 का खर्चा आप बुक कर चुके हो। तो बताओ इस साल का खर्चा कितना, 315 इंटू 250 इंटू 75 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 -43,125,000, 3,75,000 नेगेटिव 3,75,000 का आपका, यानी कि ये रिवर्सल आ रहा है। तो एंट्री क्या डालोगे, आप एंट्री डालोगे शेयर बेस्ड पेमेंट एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट, फिर इसको पीएनएल के अंदर ट्रांसफर कर दोगे 3,75,000 रुपए से। फिर उसके बाद आगे क्या हुआ, एज ऑन 31 मार्च 24 यहां पर आके सिर्फ 400 एम्प्लॉय, वो कहता है यहां पर भाई साहब सिर्फ 400 एम्प्लॉय ही थे हमारे पास जिन्होंने अवेल करना था, और अगले साल सिर्फ 375 वालों ने ही अवेल करा। तो 400 एम्प्लॉय के हिसाब से कितना खर्चा आएगा भाई, 400 एम्प्लॉय, 250 आपको ऑप्शन देने हैं, एक ऑप्शन की वैल्यू है 75 इंटू 3/3, टोटल एक्सपायर पीरियड इज 3 डिवाइडेड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड इज 3, माइनस अब तक कितना खर्चा बुक कर चुके हो, अब तक आप खर्चा बुक कर चुके हो 43,12,500 माइनस 3,75,000, तो 43,12,500 माइनस 3,75,000, 39,37,500 माइनस, मैं यहां लिख रहा हूं 39,37,500। तो बताओ जी लास्ट ईयर का खर्चा 400 इंटू 250 इंटू 75 माइनस 39,37,500, 35,62,500, 35,62,500 का खर्चा फोर्थ ईयर में बुक करोगे, 35,62,500 का खर्चा फोर्थ ईयर के अंदर बुक करोगे। ये तो पीएनएल ट्रांसफर की एंट्री है, मैं इसको नहीं कर रहा, ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा कि मार्च 2025 के अंदर 375 एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज कर लिया था ऑप्शन, तो एक्सरसाइज की एंट्री यहां कर लेते हैं, 375 एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज कर लिया था ऑप्शन, तो उन्होंने आपको बैंक से पैसा दिया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट 375 एम्प्लॉय, एक को मिलने हैं 250 ऑप्शन, एक ने कितना देना है, एक्सरसाइज प्राइस कितना था 45,
तो 375 इंटू 250 इंटू 45, 42,18,750 ये खर्चा, ये आपको पैसा मिला होगा। टू, आप क्या करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, कितनी इक्विटी शेयर दोगे, आप कहोगे 375 एम्प्लॉय इंटू, एक को मिलने हैं 250 इंटू, एक की फेस वैल्यू कितनी है, इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू कितनी है भाई साहब, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, 10 रुपए। इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। 375 इंटू 250 इंटू 10, 9,37,500। फिर एसबीपी रिजर्व, 375 एम्प्लॉय, एक को मिलेंगे 250। आप एसबीपी रिजर्व में किस फेस वैल्यू से खर्चा बुक करते आ रहे थे, 75 से खर्चा बुक करते आ रहे थे, इंटू 75। तो 375 इंटू 250 इंटू 75, ये आ जाएगा 70,31,250, 70,31,250। और टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये कितना आ जाएगा, 375 इंटू 250 इंटू 45 प्लस 75 माइनस 10, 110। 375 इंटू 250 इंटू 110, ये आ गया 10312500। यही है ना, हाँ यही है भाई, 325, ठीक। 1,03,12,500 प्लस 937,500 माइनस 42,18,750, 70,31,250। देखो जी, इनकी भी यही एंट्री होगी, 42,18,750 और 9,37,000। इन्होंने 75 लाख पूरा ट्रांसफर कर रखा है, हमने प्रोपोर्शनेट करा है, हम एक और एंट्री और कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बताओ जी, एसबीपी रिजर्व में आपका कितना बैलेंस बचा होगा, एसबीपी रिजर्व में आपका बैलेंस होगा 43,12,500 माइनस 3,75,000 प्लस 35,62,500, 75 लाख। 75 लाख में से आपने माइनस कर दिए 70,31,250, तो कितने बच गए, 4,68,750। तो लो, मैं यहाँ पे भी वो भी कर देता हूँ, एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट 4,68,750 टू जर्नल रिजर्व 4,68,750। ये आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि भाई 400 में से 375 निकल लिए, तो 25 एम्प्लॉय, एक पे 250 का ऑप्शन इंटू 75 का खर्चा, तो भी यही आएगा, इंटू 250 इंटू 75, 4,68,750। ऐसे मल्टीप्लाई करके करने में ना क्वेश्चन पे कंट्रोल रहता है, मैं इसलिए ऐसे करता हूं। जो बंदा कंफर्टेबल हो पूरा एसबीपी 75 लाख लिख के यहाँ बैलेंसिंग फिगर लिखने में, तो कर सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो मैंने लास्ट के क्वेश्चन से इसलिए शुरू करा है क्योंकि ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, तो मैंने कहा चोमू चोमू क्वेश्चन तो बाद में भी कर लोगे, अभी एनर्जी से देखोगे तो कम से कम कुछ अच्छा कंटेंट ले जाओगे। चलो जी, ऑन 1 अप्रैल 2001 एन एंटिटी एंटर इनटू अ शेयर बेस्ड अरेंजमेंट विद इट्स एम्प्लॉय, द टर्म ऑफ द अवार्ड आर एज फॉलोज, एम्प्लॉय आर रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर द एंटिटी फॉर 5 ईयर, ये क्या है, सर्विस कंडीशन। आफ्टर दैट दे विल रिसीव अ कैश पेमेंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द एंटिटी शेयर। If the entity achieve a successful IPO during the 5-year period, the employee will receive free share rather than a cash payment। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑल्टरनेटिव है, इधर इक्विटी और कैश, लेकिन ये सेटलमेंट ऑप्शन किसके पास नहीं है, ये सेटलमेंट ऑप्शन एम्प्लॉय के पास नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, या तो आपको कैश मिलेगा या फिर आपको इक्विटी मिलेगा, ठीक। So the employee might receive free share at the time of IPO or a cash payment at the end of 5th year, but not both। उसने लिख भी दिया, उसने कहा भाई या तो आपको फ्री शेयर मिलेंगे आईपीओ के टाइम पे या फिर कैश, बोथ नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद नो एम्प्लॉय आर एक्सपेक्टेड टू लीव, वो कह रहा है भाई एम्प्लॉय कोई छोड़ के नहीं जा रहा, तो आपको वहां टेंशन नहीं लेनी। एट द डेट ऑफ अवार्ड till the end of the second year it was not probable that the successful IPO would occur before 5 year। इसका मतलब आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन थी, इसका मतलब आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन थी। अगर मैं बोलूं कि भाई साहब आपके पास दो ऑप्शन है कि आपको या तो उनको कैश देना है या फिर उनको इक्विटी देनी है। इक्विटी आपको कब देनी है, आईपीओ के लिए देनी है, लेकिन लग नहीं रहा ये दे पाओगे,
तो इसका मतलब आपको कैश देना पड़ सकता है, यू हैव अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। तो आप कैसे मान के चलोगे, कैश सेटल्ड मान के चलोगे। ठीक, यहां तक बात क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, वो कहता है 2 सालों तक तो यही लगा, लेकिन थर्ड ईयर पे सक्सेसफुल आईपीओ हमें लगने लग गया और मैनेजमेंट को लगा ये चौथे साल में हो जाएगा। तो थर्ड ईयर पे हमें लगा कि अब हमारी कैश सेटल्ड की ऑब्लिगेशन नहीं है, मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूं, कैश सेटल की ऑब्लिगेशन नहीं है, हमारी इक्विटी सेटल्ड की ऑब्लिगेशन हो सकती है। तो लाइबिलिटी में जितना भी पैसा पड़ा होगा, जो आपने खर्चा बुक करा होगा, उसको आप कहां ट्रांसफर कर दोगे, एसबीपी रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर दोगे। और इसका एक्सपेक्टेड पीरियड कितना है, 4 इयर्स का इसका एक्सपेक्टेड पीरियड है। तो यानी कि इक्विटी का खर्चा किस में बांट करके चलोगे, 4 साल में बांट करके चलोगे। कैश का खर्चा किस में बांट करके चलोगे, 5 ईयर में बांट करके चलोगे। क्यों? क्योंकि सर्विस कंडीशन है। तो सर सर्विस कंडीशन तो इक्विटी वाले के अंदर भी है ना, 5 साल सर्व करने की। तो देखो, जो आईपीओ है वो नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन है, सबसे पहली बात। अब 5 साल सर्व करना है, लेकिन चौथे साल में नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन ट्रिगर होने की वजह से हो सकता है आपको पहले ही देना पड़ जाए। और मैंने आपको बोला था नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन अफेक्ट करेगी आपके खर्चे को, तो इसलिए मैं पीरियड 4 साल ले रहा हूं। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्टिंग के 2 साल आप कैश सेटल पे काम करोगे। आप बोलोगे कि जो भी कैश सेटल की फेयर वैल्यू थी उसका चेंज इंपैक्ट आप 2 सालों तक लेकर के चलोगे। 2 सालों के बाद जैसे ही तीसरा साल आएगा, आपको ये लगा अब ये नहीं हो सकता, तो जितना भी पैसा यहां पड़ा है उसको आप रिजर्व में डाल दोगे। देन अकॉर्डिंगली आप इसके हिसाब से काम करना शुरू करोगे। आओ जरा देखते हैं। वो कहता है पहली फेयर वैल्यू कितनी थी पहले साल की, 50 रुपीज की, 5 सालों की लाइफ थी, तो पहला खर्चा आपका आएगा 10 से। तो 10 से आपने क्या करा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले साल कितनी हो गई, 500 रुपए की हो गई भाई। अगले साल लाइबिलिटी कितने की हो गई, 500 रुपए की हो गई। मैंने कहा 500 की लाइबिलिटी हो गई इनटू 2 साल बीत गए 5 में से, ठीक है, माइनस 10 रुपए का खर्चा आप बुक कर चुके हो। तो 500 इंटू 2/5, 200 माइनस 10, तो अगर एडिशनल खर्चा कितने का लोगे, 190 रुपए का। अब आपकी एसबीपी पेमेंट लाइबिलिटी में कितना बैलेंस आ रहा है, 200 का बैलेंस आ रहा है। कैसे, 190 प्लस 10। तीसरे साल होते ही आपको लगा कोई लाइबिलिटी वाइबिलिटी नहीं चुकानी, तो 200 की लाइबिलिटी आप किस में ट्रांसफर कर दोगे, रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर दोगे। 200 की लाइबिलिटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपका क्या शुरू हो गया, अब आपका इक्विटी सेटल शुरू हो गया। इक्विटी के लिए मैंने आपको क्या कहा था, फेयर वैल्यू कब की लेनी है, ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू लेनी है। द फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी सेटल अवॉर्ड अल्टरनेटिव इज 1000 एट द ग्रांट डेट। उसने बोला है कि वो 1000 है एट द ग्रांट डेट। अच्छा, हमने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा भाई, माय बैड। एट द एंड ऑफ 4 ईयर सक्सेसफुल आईपीओ हो गया और एम्प्लॉय को फ्री शेयर मिले हैं, ठीक है। और फिर उसने ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू और बाकी के कैश की फेयर वैल्यू दे रखी है। तो अब आप इक्विटी के लिए क्या लोगे, 1000 की फेयर वैल्यू लोगे ग्रांट डेट के लिए, और 4 साल का पीरियड लोगे। तो आप कहोगे कितने इक्विटी शेयर मिलने हैं बाबू, यही तो लिखा था अभी, रिसीव फ्री शेयर एट द टाइम ऑफ आईपीओ। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर उसने दिए नहीं, तो आप फिर 1000 के हिसाब से कैलकुलेशन कर लो। तो भाई साहब आप कहोगे कि भाई 1000 मेरा कितने पीरियड का है, 4 साल के पीरियड का है। कितने पीरियड निकल चुके हैं, थर्ड ईयर, तो ये तीसरे साल के अंत में डाल रहे हो एंट्री। ये कौन सी फेयर वैल्यू ले रहे हो, ये ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू ले रहे हो, माइनस आप अब तक कितना खर्चा बुक कर चुके हो, 200 का खर्चा आप बुक कर चुके हो। तो 1000 इंटू 3/4 माइनस 200, तो 550 रुपए का और खर्चा आप बुक करके चलोगे। तो अब आपके एसबीपी रिजर्व में कितना बैलेंस आ रहा होगा, आपके एसबीपी रिजर्व में बैलेंस आ रहा होगा 200 का ये, और 550 आपने और डाल दिया, तो 750 का आपका एसबीपी रिजर्व में बैलेंस आ रहा होगा। फोर्थ ईयर में आते आते आप बोलोगे 1000 इंटू 4/4, 4 में से चारों साल हो गए, माइनस अब तक का खर्चा कितना है, 750 का अब तक का खर्चा है। कैसे आया, 550 प्लस 200, तो 750 का खर्चा है। 1000 माइनस 750, 250, तो 250 का आप एडिशनल खर्चा लेकर के चलोगे। फिर उसके बाद अब आपके एसबीपी रिजर्व में कितना बैलेंस है, 1000 का बैलेंस है, और इक्विटी शेयर दे दिए, तो इक्विटी शेयर बेस्ड पेमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 रुपीज के आप पेमेंट शेयर कैपिटल इशू करके चलोगे। ये इतना सा ही सवाल था, कोई दिक्कत वाली इसके अंदर बात नहीं थी। आओ जरा आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपका एमटीपी का सिमिलर क्वेश्चन है जैसा नवंबर 24 के अंदर था। हम क्विकली इसको डिस्कस करके चलेंगे, ठीक है। आओ जी,
Question number 28. To reward its employee, the company has launched a scheme effective on 1st of April 2001, in which the employee will be granted equity share of the company at a below market price subject to certain conditions. Following detail are provided. As per the scheme, each employee has option to purchase 100 equity share of the company at 30 per share. ये क्या है? एक्सरसाइज प्राइस है. If the employee does not leave the company for 3 years from the date of launch of the scheme, यानी कि 31 मार्च 2024 से पकड़ लो, इसको 2021 पकड़ लो, इसको 2024 पकड़ लो, तो 21 से 22, 23, 24 3 साल तक उसे छोड़ के नहीं जाना. जैसे ही 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो 31 मार्च 2025 तक वो अवेल कर सकता है. द क्लोजिंग शेयर प्राइस कितना दे रखा है? 62. आपको इससे लेना देना नहीं है. फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए. ये काम आएगी एंट्री के लिए. फिर उन्होंने रजिस्टर वैल्यू अपॉइंट करा, 50 रुपए की उसने वैल्यू निकाली. उसने भी ब्लैक स्कॉल्स मॉडल ही यूज करा है जैसे नवंबर 2024 के पेपर के वैल्यूअर ने करा था. देयर आर टोटल 300 एम्प्लॉय एलिजिबल फॉर द स्कीम. मार्च 2002 में 10 भग गए, लेफ्ट द कंपनी, और लगता है 14 और चले जाएंगे. ड्यूरिंग द ईयर 2-3 मल्टीनेशनल कंपनी एंटर्ड इनटू अ रिटेल इंडस्ट्री जो हायरिंग एक्सपीरियंस वर्कफोर्स एंड देयरफॉर हाई एट्रिशन इज ऑब्जर्व्ड इन द रिटेल इंडस्ट्री. 110 एम्प्लॉय लेफ्ट द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड मार्च 2003 और फर्दर 54 एक्सपेक्टेड है भग जाएंगे. मार्च 2024 में ओनली 160 एम्प्लॉयज आर रिमेनिंग विद द कंपनी आउट ऑफ 300. सिर्फ 150 एम्प्लॉय, जो 160 में से सिर्फ 150 एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज करा ऑप्शन टू परचेज द इक्विटी शेयर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2005. मैं आपको यही सिक्योरिटी प्रीमियम निकाल के दिखाऊं कितना आएगा. तो देखो जरा, उसने आपको दिए 30 रुपए, आपने अपने खर्चे की वैल्यू कितनी मानी? 50. तो टोटल वैल्यू आपने शेयर की कितनी मानी? आपने कहा 30 वो देगा, 50 का वो खर्चा सर्विसेज दे के कर रहा है, एम्प्लॉय है ना, तो आपके लिए काम करके कर रहा है. तो टोटल 80 रुपीज की वैल्यू है, 10 रुपीज की फेस वैल्यू है, तो 70 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा. तो अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू की, तो वो आएगा 150 इंटू 70 इंटू 100, 10,50,000. आओ जरा चेक कर ले, 10,50,000. इसलिए जो मल्टीप्लायर करके ना, ये फायदा रहता है कि आपके पास सॉल्यूशन पे, क्वेश्चन पे पूरा कंट्रोल रहता है कि चीजें कहां जा रही हैं. एनीवे हम तो एक एक चीज करके देखेंगे. तो सबसे पहले साल जब बीता तो 300 एम्प्लॉय में से 10 छोड़ के चले गए और 14 का और लगता है. मैं इस वाले पॉइंट पे हूं, 14 का और लगता है, 10 छोड़ के चले गए. तो आप कहोगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट. कैसे निकालोगे? आप कहोगे 300 एम्प्लॉय थे, 10 चले गए, 14 का और लगता है, टोटल इतने एम्प्लॉय, 100 ऑप्शन मिलेंगे. एक की फेयर वैल्यू कितनी? 50 रुपीज की एक की फेयर वैल्यू, 1/3 माइनस 0. आओ जरा निकालें. 300 माइनस 10 माइनस 14 इंटू 100 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 3. आंसर इज 4,60,000. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. फिर ये तो P&L के ट्रांसफर की एंट्री है. अगले साल आपने कहा 300 में से 10 चले गए थे, 22-23 में कितने चले गए? ड्यूरिंग द ईयर 22-23 मल्टीनेशनल कंपनी आई, उसने कुछ कांड वांड कर दिए, फिर 110 एम्प्लॉय भग लिए. भाई यहाँ पे 110 एम्प्लॉय चले गए और अभी भी लगता है 54 और चले जाएंगे. तो एक्सपेक्टेड इतने रहेंगे. एक को मिलेगा 100 इंटू फेयर वैल्यू कितनी है? 50. मैं क्यों 50 ले रहा हूं बार बार? क्योंकि इक्विटी सेटल्ड है. इंटू कितने पीरियड निकल चुके हैं? 2/3 का पीरियड निकल चुका है. पुराने खर्चे कितने हैं? 4,60,000 के पुराने खर्चे हैं. तो 300 माइनस 10 माइनस 110 माइनस 54 इंटू 100 इंटू 50 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4,60,000. तो 40,000 रुपए का आपका रिवर्सल आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के. फिर उसके बाद ये चला गया P&L के अंदर. आते हैं मार्च 2024 के ऊपर. तो आओ जी, 110 भग लिए थे, 54 तो एक्सपेक्टेड थे. मार्च 2024 में 160 ही थे, तो ये तो और भी ज्यादा आसान है. 160 एम्प्लॉय, 100 ऑप्शन, 50 की फेयर वैल्यू है, इंटू 3/3 माइनस कितना खर्चा आपने बुक करा? 460 का ये खर्चा बुक करा, 40,000 रिवर्स कर दिया, तो 4,20,000. तो 160 इंटू 100 इंटू 50 माइनस 4,20,000 इज इक्वल टू 3,80,000 रुपीज का आप खर्चा बुक करके चलोगे. ये P&L ट्रांसफर की एंट्री है. फिर उसके बाद जब आप पेमेंट करके चलोगे तो आपका कितना खर्चा आ रहा है? अभी 4,20,000 प्लस 4,20,000 प्लस 8 लाख रुपए आपके SBP रिजर्व में आ रहे हैं. तो पूरे 8 लाख रुपए यहाँ डाल दिए. वही मैं आप कंबाइन एंट्री बता रहा हूँ आपको. मैंने लास्ट आप पिछले क्वेश्चन में आपको अलग अलग करके भी बता दी थी. SBP रिजर्व डाल दोगे. फिर बैंक से कितना पैसा मिलेगा? 150 एम्प्लॉय ने अवेल करा है, 150 एम्प्लॉय 100 ऑप्शन 30 रुपीज देंगे, 4.5 लाख रुपए. शेयर कैपिटल कितनी दोगे? 150 एम्प्लॉय 100 ऑप्शन 10 रुपए के हिसाब से शेयर कैपिटल दोगे. ये निकाल रखा हमने भी, यही निकाला था आपका क्या
सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,50,000 रुपए, और जो बैलेंसिंग फिगर बच गया वो आपने ट्रांसफर कर दिया रिटेन अर्निंग में। ये भी निकल जाएगा, 160 में से 150 निकल गए तो 10 एम्प्लॉय बचे, 100 ऑप्शन एक को मिलेंगे, 50 के हिसाब से आपने खर्चा बुक करा है तो वो कहाँ चला जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग के अंदर चला जाएगा। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। वो कहता है कंपनी पी इज अ होल्डिंग कंपनी फॉर बी, अ ग्रुप शेयर बेस्ड पेमेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच पेरेंट इशू इट्स ओन इक्विटी शेयर टू द एम्प्लॉय ऑफ कंपनी बी। तो बेसिकली कंपनी पी एक होल्डिंग कंपनी है, कंपनी बी सब्सिडरी है, ग्रुप शेयर बेस्ड पेमेंट है जहां पे पेरेंट अपने शेयर इशू करता है, सेटल कर रहा है और अपने शेयर इशू कर रहा है, यानी कि पेरेंट के लिए शेयर क्या है, इक्विटी सेटल्ड है, और कंपनी बी ये क्या है, ये सर्विसेज रिसीव कर रहा है। ये क्या है, कंपनी पी ये सर्विस ये सेटल कर रहा है। तो क्योंकि ये रिसीव कर रहा है कंपनी बी, तो इसके बुक्स में क्या आएगा, खर्चा आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट का। तो कंपनी बी की अगर मैं बात करूं तो एम्प्लॉय बेनिफिट का खर्चा इसमें आएगा। कंपनी पी जो कि इशू कर रहा है, तो शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर एसबीपी रिजर्व कंपनी पी के बुक्स के अंदर आएगा। फिर उसके बाद डेबिट इसका बचा हुआ है, क्रेडिट इसका बचा हुआ है। अब देखो समझो यहां पे क्या हो रहा है, कंपनी पी जो पेरेंट कंपनी है वो सब्सिडरी को कह रही है जा तू एम्प्लॉय की सर्विस ले, पेमेंट हम देख लेंगे। तो यानी कि एक एहसान कर रही है, तो वो एहसान का नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, और वो क्या आएगा, इक्विटी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट। वहीं उल्टा हो जाए, वहीं सब्सिडरी बोले जाओ पेरेंट साहब जाओ तुम लो एम्प्लॉय के मजे लो, पेमेंट हम देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सब्सिडरी पेमेंट पे एहसान कर रही है, तो क्या हो जाएगा, सब्सिडरी पेमेंट के कब एहसान करती है, जब वो उसे डिविडेंड देती है। यही तो एक ट्रांजैक्शन है जहां पे सब्सिडरी पेरेंट को कुछ देती है, तो वो क्या देती है, डिविडेंड देती है। तो ये डिविडेंड इनकम मान लेता है, हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन मान लेते हैं। तो ये क्या दिखाएगा कि यहाँ पे पेरेंट सब्सिडरी पे एहसान कर रही है, तो वो कहेगी ये रही मेरी इन्वेस्टमेंट, और ये बोलेगा ये रहा मेरा कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। On 1st of April 2001, ABC Limited gives option to its key managerial personnel employee to take either cash equivalent to 1000 share और 1500 शेयर। ये आ गया ऑल्टरनेटिव वाला पार्ट, कि भाई वो कह रहा है या तो कैश ले लो 1000 शेयर के हिसाब से, या इक्विटी ले लो 1500 शेयर के हिसाब से। मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट 2 साल की है, और शेयर बिन टेकन मस्ट बी केप्ट फॉर 3 ईयर। भाई 3 साल तक आपका लॉक इन है, आपको शेयर नहीं बेचना। तो यहाँ पे एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है, तो बोले तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो सबसे पहले निकालो कि शेयर की वैल्यू कितनी है। तो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर और द ग्रांट डेट कितनी है, 102। तो अगर मैं शेयर की वैल्यू निकालू इंटू 1500 करके, तो मेरे पे शेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500 इंटू 102, 1,53,000 मेरे पे शेयर, अगर मैं शेयर देता हूं तो 1,53। और अगर मैं कैश देता हूं तो ग्रांट डेट पे ही फेयर वैल्यू कितनी है, 113 इंटू कैश में कितने शेयर देने हैं, 1000। तो ये कितना हो गया, 1000 इंटू 113, 1,13,000 रुपए। तो बताओ जो आपने ऑप्शन दिया है उसकी वैल्यू कितनी है, 40,000 रुपए। आपके पास सर्विस पीरियड कितना है, 2 साल का, तो ये 40,000 2 सालों में 20,000 करके, और जो आपका कैश सेटल वाला है वो इस फेयर वैल्यू का यूज करके अकाउंट फॉर होगा। अभी देखते हैं कैसे, आओ जरा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इसके अंदर सबसे पहले तो आएगा आपका जो आपका कैश बेस्ड है, कितना है, 1000 इंटू 120, 1000 इंटू 120, एक तो ये आएगा, इंटू कितना, 1 साल का पीरियड निकल गया 1/2, प्लस 40,000 ये जो आपने एक्सेस निकाला था इसका डिवाइडेड बाय 2, प्लस 40,000 इंटू 1/2, टोटल ब्रैकेट माइनस अभी तक का खर्चा कितना, 0। तो आओ जरा, 1000 इंटू 120 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 2, 80,000। ये कितना खर्चा आ गया, 80,000। तो जो 40,000 वाला पार्ट था वो ये है, और जो 1,000 वाला पार्ट था वो ये है, एसबीपी लाइबिलिटी वाला। फिर उसके बाद अगला खर्चा 1000 इंटू कितने की फेयर वैल्यू है, 132 की, 132 इंटू 2/2 प्लस 40,000 इंटू 2/2 माइनस अब तक आप कितना खर्चा कर चुके हो, 80,000 का आप खर्चा कर चुके हो। तो 1000 इंटू 132 प्लस 40,000 माइनस 80,000, तो 92,000 का आपका खर्चा हो गया। 20,000 कैसे निकाला, 40,000 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 20,000। 72,000 कैसे निकाला, ये वाला फॉर्मूला पूरा का पूरा यहाँ पर, -60,000।
ये वाला 60,000 कैसे निकाला, इसको सॉल्व करोगे तो 60,000 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने आपको कंबाइन तरीके से बताया है। ठीक, बस जी। क्वेश्चन नंबर 25, राइडार, a public limited company is reviewing certain events which have occurred since its year ended 31 मार्च 2004. The financial statement were authorized for issue on 12 मई 2004. Following event are relevant to the financial statement for the year ended 31 मार्च 2004. The company granted share appreciation right to its employee on 1st of April 2002 based on 10 million share. At the date the right are exercised, SAR provide employee to right to receive cash equal to the appreciation in the company share price since the grant date. The right vested on 31 मार्च 2004 and the payment was scheduled on 1 मई 2004. The fair value of the SAR as per 31 मार्च 2003 was 6, 2004 में 8 और 1 मई को कितनी हो गई 9. द कंपनी हैज रिकॉग्नाइज्ड द लायबिलिटी फॉर SAR on 31 मार्च 2002 बेस्ड अपॉन इंड एस 102, but the liability was stated at the same amount as at 31 मार्च 2004. Discuss the accounting treatment of the above event in the financial statement of writer of the group on ended 31 मार्च 2004 taking into account the implication of event occurring after the reporting period. वो कह रहा है कि भाई हमने 102 लगाया और जो हमारी फेयर वैल्यू ऑफ सार थी, हमने सार कब दिया था 31 मार्च 2004 की बात चल रही है, हमने 2003 में 6 रुपए के हिसाब से बुक करा, 4 के अंदर 8 के हिसाब से बुक करा, 1 मई को सेटलमेंट होनी है तब 9 का रेट है, कंपनी ने सार की लायबिलिटी 2002 के हिसाब से करी और बट द लाइबिलिटी वॉज स्टेटेड एट द सेम अमाउंट एज 31 पर 31 मार्च 2004 में लाइबिलिटी को फेयर वैल्यू नहीं करा, ये बोल के कि इक्विटी है, कि जैसा इक्विटी में करते हैं, तो सबसे पहले ये तो गलत कर दिया आपको मार्च 2004 में, क्योंकि आपको कैश सेटल करना है तो आपकी अपनी लाइबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। नंबर 2, क्या जो 1 मई की लाइबिलिटी है 9 वो यूज करेंगे या 31 मार्च 2004 की जो फेयर वैल्यू है 8 वो यूज करेंगे? तो 9 को यूज करेंगे या 8 को यूज करेंगे? द आंसर इज 8 को यूज करेंगे। ये कोई सब्सिक्वेंट इवेंट थोड़ा ना हो गया कि अगर वैल्यू 9 हो गई तो आज ही लायबिलिटी बुक कर लो, ये कोई सब्सिक्वेंट इवेंट थोड़ा ना हो गया। सब्सिक्वेंट इवेंट तो एविडेंस देता है कि आज कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, ये तो फेयर वैल्यू बता रहा है बस। ठीक, तो वो कहते हैं द इंड एज 102 रिक्वायर अ कंपनी टू रीमेजर फेयर वैल्यू लायबिलिटी टू पे कैश at each reporting date, settlement date until liability is settled. Share appreciation right fall in this category. कंपनी को रिकॉग्नाइज करनी चाहिए लाइबिलिटी कैसे? 80 मिलियन के हिसाब से जो 31 मार्च 2004 में आएगी। द लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज होगी मार्च 2004 में, वो शेयर प्राइस होगी द प्रीवियस ईयर एंड वुड नॉट बी शोन। फिर उसके बाद उन्होंने कैलकुलेशन बताई है कि भाई क्योंकि वो 6 पे चलते आ रहे हैं तो कितना का खर्चा बुक होगा। The SAR would be settled on 1st of May at 90 million. The increase of 10 million in the value of SAR is non-adjusting event, hence the change in the fair value of 10 million during 4-5 would be charged to P&L for the year ended मार्च 2005 के अंदर वो सेटल होकर के चलेगा। ठीक, 2024 क्वेश्चन नंबर 24, वोया लिमिटेड इशू करता है 1000 शेयर ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 200 एम्प्लॉय फॉर एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 10. द एम्प्लॉय आर रिक्वायर्ड टू स्टे इन द एम्प्लॉयमेंट फॉर द नेक्स्ट 3 years. द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन इज एस्टिमेटेड एट 18. 90% of the employee are expected to vest the option. The company first survived crisis during the second year and it was decided to cancel the scheme with immediate effect. The market price of the share at the end of the cancellation was 15. वो कहता है जब हमने कैंसिल करी तो मार्केट प्राइस कितना था? 15 का था। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन एट द डेट ऑफ कैंसिलेशन, ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज। 12, कंपनी ने पे करा है कॉम्पनसेशन टू द एम्प्लॉय एट द रेट ऑफ 13.5, बट आप मैक्सिमम कितना डेबिट करा पाओगे? 12। देयर वर ओनली 190 एम्प्लॉय इन द एम्प्लॉयमेंट एट दैट टाइम। तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, तो 200 एम्प्लॉय आपको लगता था 90% एम्प्लॉय ही टिक पाएंगे, तो आपने पहले साल खर्चा कितना बुक करा होगा? आओ जरा पहले साल के खर्चे पे आते हैं। अरे यार इन्होंने एंटर नहीं कर रखी, ओके कोई नहीं। तो आपने पहले साल का खर्चा कितना बुक करा होगा? 200 इंटू 90% इंटू फेयर वैल्यू कितनी है? 18 और 1/3 माइनस 0, तो 200 इंटू 90% इंटू 18 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा मैंने नंबर ऑफ ऑप्शन तो लिए ही नहीं भाई, नंबर ऑफ ऑप्शन कितने हैं, कहाँ गए? 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, तो 10,80,000 रुपए का पहले साल का खर्चा आपका आके चल जाएगा। फिर उसके बाद अगले साल का खर्चा वो बोलते हैं एक्सेलरेट कर दो। तो भाई अगले साल कितने एम्प्लॉय थे? 190 एम्प्लॉय थे। एक्सपेक्टेड का काम ना आएगा, क्यों? क्योंकि स्कीम ही खत्म कर दी। तो 190 एम्प्लॉय थे, आप कहोगे 190 एम्प्लॉय 1000 वालों को देना है, इंटू
कितना, सॉरी, इंटू 18 की फेयर वैल्यू इंटू पीरियड तो आएगा ही नहीं कोई भी, माइनस 10,80,000 आप अब तक बुक करके चले गए। पीरियड मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपने पुराने सालों के सारे खर्चे लेने हैं। तो 190 इंटू 1000 इंटू 18 माइनस 10,80,000, तो 23,40,000 रुपए का आप एक्सेलरेटेड खर्चा बुक करके चलोगे। एंट्री क्या डालोगे, एंट्री डालोगे, कैश सेटल था क्या ये, शेयर ऑप्शन था। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व, पहले साल की एंट्री 10,80,000, दूसरे साल की एंट्री एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व 23,40,000। टोटल एसबीपी रिजर्व में पैसा कितना पड़ा हुआ है, 34,20,000, जो कि कैसे आ रहा है, 190 एम्प्लॉय इंटू 1000 इंटू 18, 34,20,000 एसबीपी रिजर्व के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपने प्लान कर दिया कैंसिल और आपने कहा टाटा बाय बाय। तो आपने कहा कि हम आपको कॉम्पनसेशन देंगे 13.5 रुपए के हिसाब से, 12 रुपए का आपके पास पड़ा हुआ था, फेयर वैल्यू जो थी उस टाइम की थी। तो आप कहोगे एंट्री, आप क्या करोगे, आप कहोगे एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 190 एम्प्लॉय थे, 1000 ऑप्शन, 12 रुपए की फेयर वैल्यू, 190 इंटू 1000 इंटू 12, 22,80,000, अलग पेन से लिख देता हूं मैं, 22,80,000 टू बैंक। बैंक कितने से करोगे, 190 एम्प्लॉय इंटू 1000 ऑप्शन, 13.5 रुपए के हिसाब से पेमेंट करनी है। 190 इंटू 1000 इंटू 13.5, 25,65,000, 25,65,000 माइनस 22,80,000 करोगे तो 2,85,000 रुपए क्या आ जाएगा, 2,85,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपका 2,85,000 रुपए आकर के चला जाएगा। सॉरी वो कैमरा स्टक हो गया था मेरा, एनीवे तो ये आपका 2,85 पीएनएल अकाउंट के अंदर चला जाएगा और एसबीपी रिजर्व से 22,80 निकल जाएगा। 34,20,000 आपका पड़ा था, सॉरी 34,20 माइनस 22,80 आप निकाल दोगे। बैलेंस जो गया आपका बचा है 11,40,000, वो आप जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर दोगे बिना किसी दिक्कत के। क्वेश्चन नंबर 23, एबीसी लिमिटेड ग्रांट करती है 500 स्टॉक ऑप्शन राइट each to 80 employee on 1st of April 2001 with a fair value of 100 each. The term of the award require the employee to provide services for 4 years to earn the award. तो 80 एम्प्लॉय को दिया है, फेयर वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, और 4 साल के लिए आपको काम करना है। द सार एक्सपेक्टेड टू बी सेटल इन कैश एंड एक्सपेक्टेड दैट 100% ऑफ द एम्प्लॉय विल एक्सरसाइज द ऑप्शन। फेयर वैल्यू आपको दे रखी है हर डेट की, प्लीज प्रेजेंट द जर्नल एंट्री आपको निकालनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले साल की एंट्री आप क्या करोगे, पहले साल की एंट्री आप करोगे 80 एम्प्लॉय, 100 रुपए की 110 की फेयर वैल्यू, और सभी लोग एक्सरसाइज करेंगे, 500 स्टॉक ऑप्शन है। तो आप कहोगे 80 एम्प्लॉय, 500 स्टॉक ऑप्शन, 110 की फेयर वैल्यू इंटू कितने साल का सर्विस पीरियड है, 4 इयर्स का सर्विस पीरियड है, इंटू 1/4 माइनस 0, अब तक कोई भी खर्चा बुक नहीं करा, 80 इंटू 500 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 4, तो 11 लाख रुपए का आप खर्चा बुक करके चलोगे। अगले साल आप फिर एंट्री क्या करोगे, आप कहोगे 80 इंटू 500 इंटू, अब आपकी फेयर वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि इक्विटी नहीं है ना, 120 की फेयर वैल्यू हो जाएगी, 120 इंटू अब हो जाएगा ये 2/4 माइनस 11 लाख रुपए आप ऑलरेडी बुक कर चुके हो। तो 80 इंटू 500 इंटू 120 इंटू 2/4 माइनस 11 लाख, तो 13 लाख रुपए का आपका एक खर्चा आ जाएगा। मार्च 24 के अंदर कितनी एंट्री होगी, 80 इंटू 500 इंटू, अब फेयर वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब फेयर वैल्यू हो जाएगी 115 की, 115 इंटू 3/4 माइनस कितना खर्चा बुक कर चुके हो, 13 लाख और 11 लाख, 13 लाख प्लस 11 लाख, तो 80 इंटू 500 इंटू 115 इंटू 3/4 माइनस 13 लाख माइनस 11 लाख, तो आंसर इज 10,50,000। फिर उसके बाद 80 इंटू अगले साल 500 इंटू, अब फेयर वैल्यू कितनी है 130, 130 इंटू 4/4 माइनस कितना खर्चा बुक कर चुके हो, 13 लाख प्लस 11 लाख प्लस 10,50,000, तो 80 इंटू 500
इंटू 130 माइनस 13 लाख माइनस 11 लाख माइनस 10,50,000, तो 17,50,000 का आप एडिशनल खर्चा बुक करके चलोगे बिना किसी दिक्कत के। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2001 क्यूए लिमिटेड ने ग्रांट करा है 1000 शेयर ऑप्शन ईच टू 2000 एम्प्लॉय। द शेयर ऑप्शन आर ड्यू टू वेस्ट ऑन 31 मार्च 2004 प्रोवाइडेड द एम्प्लॉय रिमेन इन एम्प्लॉयमेंट टिल 31 मार्च 2004। ठीक है, तो कब दिया है उसने? अप्रैल 2001 में, तो भाई 3 साल की बात हो गई। 1000 ऑप्शन दिए हैं 2000 एम्प्लॉय को। 1 अप्रैल 2001 को डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एस्टिमेट डेट 1800 एम्प्लॉय वुड क्वालिफाई फॉर द ऑप्शन 31 मार्च 2004। द एस्टिमेट वाज अमेंड टू 1850 on 31 मार्च 2002, फर्दर अमेंड टू 1840 on 31 मार्च 2003। ऑन 1 अप्रैल 2001 फेयर वैल्यू कितनी थी? 1.2 की। फेयर वैल्यू इंक्रीज हो गई 1.3 से मार्च 2002 में, बट ड्यू टू चैलेंजिंग बिजनेस कंडीशन फेयर वैल्यू डिक्लाइन हो गई उसके बाद। इन सितंबर 2002 व्हेन द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन वाज 0.9 द डायरेक्टर रीप्राइस द ऑप्शन। इसका मतलब क्या है? मॉडिफिकेशन। उसने रिप्राइस कर दिया। दिस कॉज द फेयर वैल्यू टू इंक्रीज टू 1.05। उसने फेयर वैल्यू बढ़वा दी कितने से? 1.05 से। तो अगर कोई पूछे इंक्रीमेंटल कितना आया, तो 1.05 माइनस 0.9, तो 0.15 का इंक्रीमेंटल है। ठीक है भाई, करंट फेयर वैल्यू कितनी थी और आपने कितनी बढ़ा दी? यहाँ पे 2 लिखा है। ट्रेडिंग कंडीशन इंप्रूव इन द सेकंड हाफ द 31 मार्च 2003। द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन ऑन वाज कितनी? 1.25 थी। क्यू डिसाइडेड एडिशनल कॉस्ट, वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने डिसाइड करा कि हम बांट देंगे रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड में। वो वैसे भी आप यही करते। फिर उसके मतलब आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो भाई आप कैसे करोगे? आप कहोगे कि एक तो आप बोलोगे कि जो मेरा ओरिजिनल प्लान चलता आ रहा था वैसे, प्लस जो मेरा मॉडिफिकेशन चलता आ रहा था वो। तो अगर मैं बोलूं एक पेज इंसर्ट कर ले क्या? हाँ, एक पेज इंसर्ट कर लेते हैं। ओरिजिनल प्लान, मॉडिफिकेशन और टोटल। तो मुझे जरा बताओ, जब आपने 2001 में आपको लगता था 1800 एम्प्लॉय लेंगे वुड क्वालिफाई फॉर द ऑप्शन ऑन 31 मार्च 2004, ये आपको कब लगता था? अप्रैल 2001 में। तो ईयर एंड हुआ होगा 2002 में, जब आपको लगता था 1850 एम्प्लॉय लेंगे। तो 1850 एम्प्लॉय लेंगे, एक प्राइस, एक एम्प्लॉय को कितना ऑप्शन दोगे? 1000 शेयर ऑप्शन एक को दोगे, इनटू 1000 शेयर ऑप्शन इनटू, मुझे जरा बताओ फेयर वैल्यू कितनी थी? ऑन 1 अप्रैल 2001 को फेयर वैल्यू कितनी थी? फेयर वैल्यू थी 1.2 की। 1.2 इनटू, मुझे बताओ पीरियड कितना था? मार्च 1 से 4, तो 3 साल का पीरियड था, इनटू 1/3। तो बताओ ओरिजिनल प्लान में खर्चा कितना आएगा? -0। 1850 इंटू 1000 इंटू 1.2 डिवाइड बाई 3, इसका खर्चा आएगा 7,40,000 रुपए का, ईयर 1 का। ये कब का खर्चा है? ये है 31 मार्च 2002 का खर्चा है। फिर 31 मार्च 2003 की भी बात कर लेते हैं। अगले साल उनको क्या लगा? 1800 मार्च 2000 में, फर्दर अमेंड टू 1840 और मार्च 2003, उनको लगा 1840 एम्प्लॉई 1000 इंटू 1.2 इंटू 2/3, और पहले का खर्चा कितना? 7,40,000। आपने एक बात देखी, मैं मॉडिफिकेशन पे आ ही नहीं रहा, जैसे हम नॉर्मली करते थे मैं वैसे ही कर रहा हूँ। 1840 इंटू 1000 इंटू 1.2 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 7,40,000 इज इक्वल टू 7,32,000। फिर उसके बाद 31 मार्च 2004 को एक्चुअली में कितने एम्प्लॉय आए? कहाँ गया भाई? ऑन एक अप्रैल फेयर वैल्यू इतना हो गया, 31 मंथ हो गया, चैलेंजिंग बिजनेस समय रिप्राइस कर दिया, देखकर इंप्रूव हो गई मार्च फेयर वैल्यू ऑप्शन 1। आपको गिवन ही नहीं है तो फिर आप वो वाली एंट्री छोड़ दो। ठीक है, 2 सालों की ही एंट्री कर लेते हैं क्योंकि गिवन ही नहीं है, नो डेटा गिवन। अब बात कर लेते हैं मॉडिफिकेशन की। तो भाई साहब 1850 एम्प्लॉय, एक को मिलेगा 1000 ऑप्शन, इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू कितनी है?
अच्छा आपने तो यहाँ पे बदला है, माय गॉड माय बैड, यहाँ तक तो मॉडिफिकेशन था ही नहीं। तो टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, 7,40,000 का। यहाँ पर आपने बदला है 1840 एम्प्लॉई 1000 इंटू इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू कितनी है। इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू मैंने कैसे निकाली, जिस दिन आपने रीप्राइसिंग करी है, मॉडिफिकेशन करी है, उस दिन फेयर वैल्यू कितनी थी 0.9 की, और डायरेक्टर ने बढ़ा के कितनी कर दी 1.05 की, तो इंक्रीमेंटल कितनी होगी 0.15 की इंटू 0.15 इंटू, ये कब करी थी सितंबर में, तो 1 साल और आधा महीना निकल चुका था, 1.5 साल ही बचा था, और सितंबर से मार्च 2003 तक 0.5 ईयर्स हुए। अब कितने में से, 1.5 साल में से, तो कितने का खर्चा आएगा। अच्छा पहले कोई खर्चा इसमें था नहीं था जी, जीरो। 1840 इंटू 1000 इंटू 0.15 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 1.5, तो 92,000 प्लस 7,32,000, तो ये टोटल आ गया 8,24,000। 8,24,000 पहले साल का खर्चा 7,40,000, वो क्यूमुलेटिव दिखा रखा है। ठीक, तो दिस इज हाउ मॉडिफिकेशन इज डील। अगर ये क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन आ जाए, यही सेम क्वेश्चन आ जाए, बस वो यहां पे ये बोल दे कि भाई फेयर वैल्यू डिक्रीज हो गई, ये नेगेटिव आ जाए आपका कि ये फेयर वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो आपके आंसर पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो आपको सेम करना है, बस ये वाला कॉलम नहीं बनाना, यहाँ पे जीरो आएगा, बाकी ये सेम कॉलम बनेगा और टोटल इसके अंदर आ जाएगा, ये जीरो आएंगे हर जगह, मॉडिफिकेशन का फिर कोई इंपैक्ट ना होगा। ठीक, आओ जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 तो हमने कर दिया, 21 की तरफ। ये 21 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी, ग्रेडेड सिस्टम का क्वेश्चन है। तो ग्रेडेड सिस्टम क्या होता है कि जब आप प्लान को डिवाइड कर देते हो इन ग्रेड्स के, भाई इतना करने पे इतना, इतना करने पे इतना, इतना करने पे इतना, हर एक ग्रेडेड सिस्टम को आपको अलग ऑप्शन की तरह ट्रीट करना है, डेट्स इट, और कुछ चेंज नहीं है आपको, हर एक ग्रेड आपके लिए एक अलग ऑप्शन की तरह है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑप्शन ग्रांटेड बाय द कंपनी आर अवेलेबल। नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं 400, ऑप्शन कितने हैं 60, नॉमिनल वैल्यू कितनी है 100, एक्सरसाइज प्राइस कितना है 125 का। Share offered were put into 3 groups. Group 1 was for 20% of share offered with vesting period 1 year, जिसका वेस्टिंग पीरियड कितना है 1 साल का वेस्टिंग पीरियड है। ग्रुप 2 was for 40% of share offered with vesting period of 2 year, तो यानी कि यहां से 1 साल ग्रुप 1 खत्म, उसके बाद ग्रुप 1 की बात, ये पहला ईसोप प्लान है, फिर यहीं से 2 साल, ये दूसरा ईसोप प्लान है। ग्रुप 3 was 40% of share offered with vesting period of 3 years. Fair value of the option per share on grant date is 10 for group 1, 12.5 group 2, 14 for group 2। पहले साल की पोजीशन आपको दे रखी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट 40, एस्टिमेट एम्प्लॉय टू लीव 36। मुझे पहले, मैं कह रहा हूं सिर्फ ग्रुप 1 की बात करते हैं, भाड़ में गए ग्रुप 2 और ग्रुप 3। मुझे एक बात बताओ, 1 साल का वेस्टिंग पीरियड था, खत्म हो गया, क्या कोई वेस्टिंग पीरियड आप कंसीडर करोगे, नहीं करोगे। क्या भविष्य में कितने एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएंगे उससे फर्क पड़ेगा ग्रुप 1 के लिए, क्योंकि 1 साल ई वेस्टिंग पीरियड था, नहीं पड़ेगा। अभी जितने हैं उतनी की बात कर लो, भाई 400 में से 40 चले गए, तो आपके पास अभी कितने हैं 360 एम्प्लॉय हैं, एक को कितने देने हैं 60, 360 इंटू 60, तो 420 आपको, सॉरी उसके अंदर परसेंटेज था मेरे ख्याल से ना, 20% देना है इंटू 20%, तो यानी कि 504, 504 आपको देने हैं अंडर ग्रुप 1, और 1 साल बीत चुका है। फेयर वैल्यू कितनी है 504 इंटू फेयर वैल्यू दिखी थी 10, तो खर्चा कितने का, भाई ये क्या कर दिया मैंने, चलो मैं कैलकुलेशन लिख के बता देता हूं आपको। ठीक है, एक्सपेक्टेड टू लिव इन ईयर 3, क्या ये काम की है, नहीं, क्या ये काम की है, नहीं, क्योंकि ग्रुप 1 के लिए तो ईयर ही खत्म हो गए। एम्प्लॉय एक्सरसाइजिंग ऑप्शन इन ग्रुप 1 350, 350 एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज करा, बाकियों ने करा भी नहीं है, तो आप खर्चा कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, फॉर ग्रुप 1 की मैं बात कर रहा हूं, आप ग्रुप 1 के लिए बोलोगे 350, ग्रुप 1 के लिए ऑप्शन कितने हैं 60 का, कहां गया 20%, 60 का 20% हो गया 12, तो आप बोलोगे ग्रुप 1 के लिए फेयर वैल्यू है 10 रुपए की, ठीक है, वैल्यू पर ऑप्शन कितनी है भाई, 400 में से पहले साल 40 एम्प्लॉय चले गए,
अब जितने एम्प्लॉय बचे हैं 360 एम्प्लॉय जो आपके पास बचे हैं वही आपके लिए रेलेवेंट है। इन 360 एम्प्लॉय को आप 12 ऑप्शन दोगे, क्योंकि उसने कहा था ग्रुप 1 में कितने मिलेंगे, 20% मिलेंगे, तो 60 का 20% हो गया 12। इन 360 एम्प्लॉय को आप 12 ऑप्शन दोगे तो टोटल कितने ऑप्शन दोगे, 4320। तो 360 इंटू 12 इंटू 10 ऐसे समझ लो, 360 इंटू 12 इंटू 10 जो मैं निकाल रहा था, 360 इंटू 12 इंटू 10। क्या कोई पीरियड आएगा भाई, एक साल के लिए था, 1/1 कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद -0, खर्चा कितना आ गया, 43,200 का आपका खर्चा आ गया। कितने का खर्चा आ गया, 43,200 का आपका खर्चा आ गया, ठीक। अब बात कर लेते हैं ग्रुप 2 की। भाई ग्रुप 2 2 सालों के लिए है, ठीक। तो पहले साल 40 एम्प्लॉय चले गए, दूसरे साल 35 एम्प्लॉय चले गए, सॉरी पहले साल ग्रुप 2 के लिए तो निकालना पड़ेगा। ग्रुप 2 का ईयर 1 देख लेते हैं जी। 400 एम्प्लॉय में से 40 चले गए, 360 बचे थे। पहले साल लगता है 36 एम्प्लॉय और चले जाएंगे। क्या ये रेलेवेंट है फॉर ग्रुप 2? हाँ जी रेलेवेंट है। ग्रुप 2 देख रहा है 2 साल हैं, तो जैसे ही पहला साल निकला 40 बच गए। अब ग्रुप 2 के लिए तो एक साल और बचा है, तो वो 36 भी देखेगा कि 36 और चले जाएंगे। तो 360 माइनस 36, 324। 324 जो है आपके माने जाएंगे, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय ग्रुप 2 के लिए। आपको ग्रुप 2 में कितना परसेंट ऑप्शन देना है, 40%। तो 60 का 40% कितना होता है जी, 24। तो 360 माइनस 36 इंटू 24, तो 776 आपके लिए नंबर ऑफ ऑप्शन बन जाएंगे। एक की फेयर वैल्यू कितनी है, ग्रुप 2 की फेयर वैल्यू कितनी है, 12.5 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाय 2। 12.5 की फेयर वैल्यू है, सॉरी मैंने 2.5 कर दिया, 776 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाय 2। तो पहले साल का खर्चा कितना आ जाएगा, 48,600 फॉर ग्रुप 2। 48,600 का खर्चा आ जाएगा फॉर ग्रुप 2। अब ग्रुप ईयर 1 में ही ग्रुप 3 भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो 3 सालों के लिए है। तो ग्रुप 3 के लिए क्या बोलोगे, कहोगे 400 में से 40 इंप्लॉय चले गए, 360 रह गए। अब ग्रुप 3 वाला तो 2 साल देख रहा है, वो कह रहा है भाई 36 और चले जाएंगे अगले साल, और उसके साल 34 और चले जाएंगे। तो वो बोलेगा 400 माइनस 40 और 36 और 34 और चले जाएंगे, टोटल 70 चले जाएंगे। तो 360 माइनस 70, 290 चले जाएंगे। एक एम्प्लॉय को कितने ऑप्शन मिलेंगे, ग्रुप 3 में कितने मिलने हैं जी, ग्रुप 3 में 40, 6 चौक 24, 24 ऑप्शन मिलेंगे। तो 290 इंटू 24, 6960 ऑप्शन ईयर 1 में ग्रुप 3 के लिए मिलेंगे। फिर ईयर 1 में ही फेयर वैल्यू कितनी है ग्रुप 3 के लिए, 14 की फेयर वैल्यू है, इंटू 14 इंटू 14, तो 97440। लेकिन ग्रुप 3 3 सालों के लिए है, तो इंटू 1 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 32,480। तो अगर कोई पूछे पहले साल का खर्चा, तो 43,200 प्लस 48,600 प्लस 32,480, ठीक। ये आ गया आपका पहले साल का खर्चा, 1,24,280 का। फिर उसके बाद ईयर 2, जब ग्रुप 2 के अंदर आप, अब एक साल खत्म हो गया, अब ईयर 2 पे आ गए, ग्रुप 1 तो एक्सपायर हो गया, ग्रुप 2 बचा है, ग्रुप 2 के लिए 1 साल बचा है, ग्रुप 3 के लिए 2 साल बचे हैं। अब आप ग्रुप 2 की बात करोगे, आप कहोगे ईयर 2 के अंदर मैं ग्रुप 2 की बात करूं तो भाई साहब 40 तो पिछले साल छोड़ के चले गए थे, तो 360 एम्प्लॉय थे। ईयर 2 में आपको लगता है 35 एम्प्लॉय और छोड़ के चले गए, तो आपने 35 माइनस कर दिया, 325। अब ये लास्ट ईयर है ग्रुप 2 का, क्या आपको फर्क पड़ता है आगे कितने एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे, नहीं फर्क पड़ता। तो एक्सपेक्टेड से कोई मतलब नहीं है, एक को मिलेंगे 24, टोटल मिलेंगे 7800। फेयर वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि इक्विटी है, तो 7800 इंटू 12.5, तो 97,500। अब तक आप कितना खर्चा बुक कर चुके हो, 48,600 माइनस 48,600 का खर्चा बुक कर चुके हो, तो 48,900 का खर्चा ग्रुप 2 के लिए और बुक करोगे। ग्रुप 3 की बात कर देते हैं, ईयर 2 का एंड चल रहा है और ग्रुप 3 की बात कर लेते हैं। ग्रुप 3 वाला कहेगा 360 एम्प्लॉय बचे थे, 35 और छोड़ के चले गए। ग्रुप 3 वाला सोचेगा कि भाई अगले साल और कितने चले जाएंगे, तो अगले साल और कितने चले जाएंगे, एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू लीव कहां गया, इन ईयर 3 30, तो 30 एम्प्लॉय और छोड़ के चले जाएंगे, तो 325 माइनस 30, 295 एम्प्लॉय बचेंगे।
295 एम्प्लॉय, एक को 24 दोगे तो 7080, 295 इंटू 24, 7080 दोगे टोटल, इंटू फेयर वैल्यू सेम रखोगे 14, तो 7080 इंटू 14, अब ये होगा इंटू 2/3, इंटू 2 डिवाइड बाय 3, 66,080, 66,080 आपका खर्चा होना चाहिए। आपने अब तक खर्चा कितना कर दिया, -32,480, 33,600, 33,600 का आपका ईयर 2 का एक्सपेंडिचर है। तो कोई पूछे ईयर 2 का एक्सपेंडिचर कितना है, तो वो आएगा 48,900 प्लस 33,600, तो 48,900 प्लस 33,600, 82,500 का आपका टोटल खर्चा आ जाएगा। अब ईयर 3 में ग्रुप 2 भी खत्म हो गया, सिर्फ क्या बचा हुआ है, ग्रुप 3 बचा हुआ है। ग्रुप 3 के लिए बोलोगे 325 एम्प्लॉय बचे हुए थे, ईयर 3 के अंदर 28 छोड़ के चले गए, 28 छोड़ के चले गए, 297 बचे, 297 इंटू 24 इंटू ये आ गया 7128, फेयर वैल्यू सेम, इंटू 14 इंटू 3/3, तो 99,792 ही आ जाएगा। अब तक का खर्चा आप कितना बुक कर चुके हो, -32,480 माइनस 33,600, आप बुक करोगे 33,712। ईयर 3 का खर्चा 33,712 का ही ओनली बुक होगा। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है ग्रेडेड वाला, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 20, न्यू एज टेक्नोलॉजी हैज एंटर्ड इनटू अ शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन ऑन 1 अप्रैल 2001। न्यू एज टेक्नोलॉजी लिमिटेड डिसाइड टू ग्रांट शेयर ऑप्शन टू इट्स एम्प्लॉय। द स्कीम वाज अप्रूव्ड बाय द एम्प्लॉय ऑन 30 जून 2001। ठीक है, तो न्यू एज टेक्नोलॉजी ने शेयर ऑप्शन दिया और वो कब अप्रूव हुई है, 30 जून को। न्यू एज टेक्नोलॉजी लिमिटेड ग्रांट डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑन द शेयर ऑन द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑन 1 अप्रैल 2001। बट स्कीम के लिए ग्रांट डेट कौन सी है, 30 जून। तो आपको कौन सी डेट लेनी चाहिए थी, 30 जून लेनी चाहिए थी जी। 1 अप्रैल 2001 को न्यू एज टेक्नोलॉजी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज आईटी इक्विपमेंट फ्रॉम बॉम्बे सॉफ्टवेयर लिमिटेड एंड एग्रीड दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी सेटल्ड बाय इशूइंग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ द न्यू एज टेक्नोलॉजी लिमिटेड। न्यू एज टेक्नोलॉजी रिसीव द आईटी इक्विपमेंट ऑन 30 जुलाई। तो आपको इस दिन की फेयर वैल्यू लेनी है। द शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन मेजर बेस्ड ऑन द फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑन 1 अप्रैल। ये भी गलत आपने कर रखा है। On 1 April 2001, New Age Technology Limited decided to grant share option to its employee. Scheme was approved by the employee on 30 June 2001. The issue of share price was however subject to the same being approved by the shareholder in journal meeting. अभी अप्रूवल बाकी है। तो अगर दो चीजें ग्रांट डेट के लिए, दो चीजें होनी जरूरी हैं, अप्रूवल एंड कम्युनिकेशन। जब अप्रूवल आएगी वही आपकी ग्रांट डेट है। तो जब शेयर होल्डर आपको अप्रूव करेंगे वो आपकी ग्रांट डेट है। वो कब हुई है, 30 सितंबर 2001। तो ग्रांट डेट क्या है, 30 सितंबर 2001। और वो कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कब ली है, 30 सितंबर के लिए ली है। ये बिल्कुल सही लिया। आपको ग्रांट डेट और शेयर वैल्यू बतानी है। तो पहले केस में ग्रांट डेट क्या है, 30 जून, जब आपने अप्रूवल लिया है बाय द एम्प्लॉइज, तो 30 जून है। मेजरमेंट कब होगी, 30 जून को होगी। तो डेट ऑन विच स्कीम वाज अप्रूव बाय द एम्प्लॉय। तो बेसिस ऑफ मेजरमेंट क्या है, ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू। जब आपने आईटी इक्विपमेंट खरीदा तो ग्रांट डेट क्या है, कहां गया, जब आपने कंपनी को बोला गया था तब ग्रांट डेट होगी। मेजरमेंट कब करोगे, जब उसने आपको आईटी इक्विपमेंट दे दिए, जो कि है क्या, 30 जुलाई। बेसिस क्या है, द डेट व्हेन एंटिटी एंड काउंटर पार्टी एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीड फॉर द सेटलमेंट। तो ये ग्रांट डेट का बेसिस है। मेजरमेंट का बेसिस क्या है कि जब एंटिटी ऑब्टेन कर लेती है गुड्स। फिर 30 सितंबर की ग्रांट डेट थी जब शेयर होल्डर ने अप्रूव करा। मेजरमेंट डेट भी क्या होगी, 30 सितंबर की। बेसिस क्या है, अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। यहाँ पे बेसिस क्या है, मेजरमेंट डेट इज ग्रांट डेट। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट था। फिर क्वेश्चन नंबर 19, ऑन 1 अप्रैल 2017 Kara Limited grant an award of 150 share option to each of its 1000 employee on condition of continuous employment with Kara Limited for 3 years, and the benefit will be settled in cash of an equivalent amount of share price. The fair value of each option on the grant date is 129. वो कहता है कि भाई 150 शेयर ऑप्शन दिए 1000 एम्प्लॉय को, किस कंडीशन पे कि आपको 3 साल तक हमारे साथ काम करना पड़ेगा। द बेनिफिट विल बी सेटल्ड इन कैश ऑन एन इक्वल अमाउंट। और कैश में हम देंगे तो यानी कि कैश सेटल है। फेयर वैल्यू कितना है, ग्रांट डेट पे 129, आपको लेना देना नहीं है। टुवर्ड द एंड ऑफ 31 मार्च 2018 शेयर प्राइस ड्रॉप हो गया। सो ऑन द 1 अप्रैल 2018 मैनेजमेंट चूज टू रिड्यूस द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द ऑप्शन। एट द डेट ऑफ रीप्राइसिंग फेयर वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द ओरिजिनल शेयर ऑप्शन ग्रांटेड वाज 50
एंड द फेयर वैल्यू ऑफ द रीप्राइस इज 80। तो इंक्रीमेंटल क्या हो गया 30। अब यहाँ पे ना बसड़ है क्वेश्चन के अंदर, क्या बसड़ है कि भाई उसने देखो पहली लाइन में लिखा है कैश देंगे और फिर रीप्राइसिंग कर दी इक्विटी की। भाई कैश में रीप्राइसिंग का कोई रोल ही नहीं होता, क्योंकि कैश में तो आप हर बार फेयर वैल्यू चेंज देते रहते हो, तो रीप्राइसिंग क्या करेगा। लेकिन रीप्राइसिंग इक्विटी के काम आता है। तो सॉल्यूशन दोनों पार्ट पे दे रखा है। अज्यूमिंग के पहले सिर्फ कैश है तो क्या होगा, अज्यूमिंग अगर इक्विटी है तो क्या होगा। तो इंक्रीमेंटल क्या आ गया 30। At the date of award, management estimate that 10% employee would leave the entity before the end of the 3 year। 900 जो है वो वेस्ट होंगे। फाइनेंशियल 18-19 में अपारेंट हुआ फ्यूर एम्प्लॉय देन एक्सपेक्टेड वर लीविंग, सो मैनेजमेंट ने अपना एस्टिमेट रिवाइज करके 950 कर दिया और अंत में 930 नहीं लिया। तो अगर हम मानते हैं कैश सेटल्ड तो क्या होगा, और अगर हम मानते हैं इक्विटी सेटल्ड सेकेंड अल्टरनेटिव तो क्या होगा। ये है पहला अल्टरनेटिव। फर्स्ट अल्टरनेटिव बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट अवार्ड इज कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको तो बस एम्प्लॉइज की जो वो है फेयर वैल्यू है चेंज, फेयर वैल्यू जो है उसके हिसाब से कैश को मल्टीप्लाई करना है बस। तो कितने एम्प्लॉय हैं साहब, 150 शेयर ऑप्शन है और 900 एम्प्लॉय वेस्ट करेंगे। तो 150 अवार्ड 900 और फेयर वैल्यू कितनी है मार्च के अंदर, कहां गई, यही तो लिखी थी, अरे कहाँ गई, ये रहा ना। द फेयर वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल शेयर ऑप्शन वाज 50 का आपका फेयर वैल्यू है और 1/3 का आपका पीरियड ऑफ सर्विस है। तो आपका खर्चा कितना आ गया 22,50,000 मार 2018 में। मार 2019 में कितने की फेयर वैल्यू होगी थी 80 रुपए की। ये मान रहे हैं क्योंकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं गिवन ना, इस वजह से 80 की हो गई। तो 80 की फेयर वैल्यू 150 अवार्ड और उसने कहा था 950 हो गए इंटू 2/3। अब तक कितना खर्चा बुक कर चुके हो 22.5 लाख रुपए का। तो एडिशनल खर्चा आ जाएगा 53,50,000 रुपए का। फिर 31 मार्च 2020 में 930 एम्प्लॉय ने, हमने कहा फेयर वैल्यू सेम ही रही होगी क्योंकि इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। 150 अवार्ड, अब तक कितने का खर्चा बुक कर चुके हो 22.5 लाख रुपए और 53,50,000। तो एडिशनल खर्चा आ गया 35,60,000 रुपए का कैश का। और ये उन्होंने एंट्रियां कर दी, कोई दिक्कत वाली इसके अंदर बात नहीं है। ठीक, वो तो एम्प्लॉय बेनिफिट जो खर्चा निकाला है उसकी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी लायबिलिटी। सेकेंड अल्टरनेटिव, अगर वो इक्विटी सेटल्ड है तो जो 30 रुपीज का इंक्रीमेंटल चलता आ रहा है वो अलग चलेगा और जो आपका नॉर्मल चलता आ रहा है वो अलग चलेगा। और फेयर वैल्यू चेंज गया बाढ़ में। आप फेयर वैल्यू कब की लोगे, ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू लोगे। ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू कितनी है 129। तो आप कहोगे 129 की फेयर वैल्यू 150 अवार्ड 900 एम्प्लॉय 1/3 का पीरियड माइनस 0 58,50,000 आपका आता है पहले साल का खर्चा, वो आप बुक करके चलोगे। मार्च 2019 में आपने क्या कर दिया, आपने मॉडिफिकेशन कर दी। तो 58,50,000 का खर्चा जो 2018 का आ रहा है तो नॉर्मल है। 2019 के अंदर 129 एम्प्लॉय 150 अवार्ड 950 लगता है 2/3। अब तक आप कितना माइनस कर दोगे 58,50,000 ओरिजिनल वैसे। तो आपका ओरिजिनल का कितना आ जाएगा 129 इंटू 150 इंटू 950 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 माइनस 58,50,000। ओरिजिनल के लिए आ जाएगा 64,05,000। मैं लिख भी देता हूँ 64,05,000 प्लस मॉडिफिकेशन अभी निकाल लेते हैं। फिर मॉडिफिकेशन की बात कर लेते हैं। भाई 30 रुपीज का इंक्रीमेंटल हुआ, 150 अवार्ड 950 एम्प्लॉय। इंक्रीमेंटल 1 साल बाद हुआ तो अब 2 साल बचे हैं तो इसलिए 1/2। तो 30 इंटू 150 इंटू 950 डिवाइडेड बाय 2 21,37,500। यहाँ आ जाएगा 21,37,500। तो 64,05,000 प्लस 21,37,500 ठीक है आ गया 64,0405 प्लस 21,37,500 85। मैं गलत क्यों आ रहा है भाई, रुको मैंने कुछ गलती कर दी क्या। 30 इंटू 150 इंटू 950 डिवाइडेड बाय 2 21,37,500 प्लस 64,05 ओहो 129 इंटू 150 इंटू 950 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 58,05,000। अच्छा ये मैंने गलत लिखा हुआ है, सॉरी। मैं कह रहा हूँ मैं आया क्यों नहीं, ये आएगा 64,50,000 अब आ जाएगा ना, प्लस 21,37,500 85,87,500। ठीक है। फिर उसके बाद मार्च 2020 में
उन्होंने तो पूरा टोटल ही निकाल दिया, आप अलग अलग भी निकाल सकते हो। 129 इंटू 150 कैसे निकालोगे, आप निकालोगे 129 इंटू 150 इंटू 950 इंटू 3/3 माइनस अब तक का खर्चा कितना बुक कर चुके हो, 85, 87, 500 माइनस प्लस सॉरी 64,50,000 प्लस 58,05,000, 1,2,2,5,5,000। ये खर्चा आपका ओरिजिनल में आ जाएगा, प्लस मॉडिफिकेशन में आएगा 30 इंटू 150 इंटू सॉरी यहाँ 930 आएगा भाई, इंटू 930, क्योंकि 930 एम्प्लॉई है ना अंत में, 930 इंटू 2/2 माइनस 21,33,500, 64,50,000। 129 इंटू 150 इंटू 930, तो ये आ रहा है 57,40,500 प्लस 30 इंटू 150 इंटू 930 माइनस 21,37,500 प्लस 20,47,500 प्लस 57,40,500, तो 77,88,000 ये आपका आंसर आ जाएगा। मैंने आपको अलग अलग बता दिया, जैसे हमने 2 कॉलम बना के करा था। 2 कॉलम बना के रहता है, कंट्रोल रहता है, क्योंकि एक्चुअली में यही है कि ओरिजिनल वैसे ही चलता रहेगा, मॉडिफिकेशन एडिशन मान के चलोगे, कुछ भी हो जाए भाई, मॉडिफिकेशन में बम फुट जाए, चाहे आप एक थंब रूल याद रख लो कि जो ओरिजिनल चलता आ रहा था मिनिमम उसका खर्चा बुक होना ही होना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, सवाल नंबर 18, मेरा ना कैमरा अटक रहा है बार बार, एनीवे तो नेस्ट लिमिटेड इशू करता है 10,000 शेयर ऑप्शन राइट, जो वेस्ट हो गए इमीडिएटली, भाई उसी टाइम वेस्ट हो गए, तो यानी कि आप ग्रांट डेट पे एंट्री डाल दोगे। क्यों ग्रांट डेट पे एंट्री डाल दोगे, कि भाई कोई वेस्टिंग पीरियड है ही नहीं, उसने कंप्लीट कर दिया सारा, तो आपके लिए ग्रांट डेट के लिए अब एंट्री कंपलसरी होगी टू इट्स एम्प्लॉय ऑन 1 अप्रैल 2017, तो ये है आपकी ग्रांट डेट, आप इस दिन एंट्री डाल दोगे। सेटल होगा कैश में अंडर ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, उस दिन की फेयर वैल्यू कितनी है 100, साल कैन बी एक्सरसाइज एनी टाइम अप टू 31 मार्च 2020, आप हर बार उसे फेयर वैल्यू पे लाओगे मार्च 2020 तक, जब तक वो सेटल नहीं हो जाता। इट इज एक्सपेक्टेड दैट आउट ऑफ टोटल एम्प्लॉय 94% एट द एंड ऑफ द पीरियड मार्च 2018 एंड 91% एट द एंड ऑफ द ईयर विल एक्सरसाइज द ऑप्शन। फाइनली व्हेन दीज वर एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 85% ऑफ टोटल एम्प्लॉय एक्सरसाइज द ऑप्शन, 85% जो है वो एक्सरसाइज कर लेंगे, और आपको फिर फेयर वैल्यू दे रखी है जब तक आप सेटलमेंट की वॉक को कंप्लीट नहीं कर देते। तो पहले साल का जो आपका खर्चा आएगा वो आएगा क्या, 10,000 आपके पास ऑप्शन इनटू 100, तो 10 लाख का खर्चा आपके पास पहले साल का आएगा, तो अप्रैल 2017 का ग्रांट डेट का। वाई ग्रांट डेट, बिकॉज देर इज नो वेस्टिंग, तो 10,000 ऑप्शन और फेयर वैल्यू ऑन द ग्रांट डेट मैंने दी। फिर 31 मार्च 2018 को 10,000 में से आपको लगता है कितने परसेंट एक्सरसाइज करेंगे, 94% एक्सरसाइज करेंगे, 94% एक्सरसाइज करेंगे, और फेयर वैल्यू कितनी है 132 की, 10 लाख का खर्चा आप बुक करके जा चुके हो। 10,000 इंटू 94% इंटू 132 माइनस 10 लाख, तो 2,40,800। फिर अगले साल आप कहोगे 10,000 इंटू 91% आपको लगता है एक्सरसाइज होंगे, और फेयर वैल्यू कितनी है 139 की है, और खर्चा कितने का बुक हो चुका है 10 लाख प्लस 2,40,800, 12,40,800, 12,40,800। 10,000 इंटू 91% इंटू 139 माइनस 12,40,800, 24,100। फिर उसके बाद मार्च 2020 में 85% ने ही मेरे ख्याल से अवेल करा था, तो इंटू 85% और फेयर वैल्यू कितनी है 141 की, माइनस खर्चा कितना हो गया 12 लाख प्लस 12,40,800, तो 12,64,900, तो 10,000 इंटू 85% इंटू 141 माइनस 12,64,900, तो ये खर्चे का रिवर्सल आ गया 66,400। फिर जो पेमेंट होगी वो पेमेंट कर दोगे एसबीपी लायबिलिटी टू बैंक बिना किसी दिक्कत के।
फिर क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। द एंटिटी हैज अ नंबर ऑफ इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम फॉर इट्स एम्प्लॉय अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरी। ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 18-19 एंटिटी हैज ग्रांटेड इक्विटी शेयर टू सीनियर मैनेजमेंट व्हिच विल वेस्ट ऑन अप्रैल 30, 21। वन ऑफ द कंडीशन फॉर द फाइनल एलिजिबिलिटी ऑफ द इक्विटी शेयर इज बेस्ड ऑन टारगेट मार्केट प्राइस ऑफ एंटिटी शेयर बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021 के भाई एक मार्केट कंडीशन उन्होंने लगा रखी थी मार्च 2021 तक की। कंसिडरिंग द करंट सिनेरियो अफेक्टेड बाय द ग्लोबल पैंडेमिक, एंटिटी एक्सपेक्ट टू एक्सपीरियंस अ several depressed economic environment in its business sector and substantial decline in its financial performance and cash flow over the next 2 years and therefore consequently decline in the market price of equity share। तो 31 मार्च 2020 में जब कोरोना चल रहा था तो शेयर प्राइस ऑफ द एंटिटी इज मच बिलो द टारगेट प्राइस रिक्वायर्ड अंडर द एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम। हाउ द एंटिटी शुड कंसीडर द डेवलपमेंट इन द अकाउंटिंग फॉर इक्विटी शेयर बेस्ड पेमेंट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर 19-20। तो वो कह रहे हैं कि हमने एक मार्केट बेस्ड कंडीशन लगा रखी थी दोस्तों, अब कोरोना आ गया है तो शेयर प्राइस इतना कम है कि हमें लगता है कि कंडीशन पूरी नहीं होगी, तो क्या हम खर्चा बुक करना बंद कर दें? द आंसर इज नो। भाई मार्केट बेस्ड कंडीशन का इंपैक्ट आप फेयर वैल्यू पे ऑलरेडी ले चुके होते हो, हेंस आप खर्चा बुक करते हुए चलोगे। इक्विटी शेयर बेस्ड पेमेंट आर सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ 102 एंड ऑल। यहाँ तो ज्ञान की बातें लिखी हुई है, मार्केट कंडीशन की बातें लिखी हुई हैं। However, company with share whose vesting period ये तो गलत है। It may be also not fair granted is not revised, therefore neither increase or decrease in the fair value of the entity after the granted affect the equity share based payment cost recognized on the entity। वो कहता है कि कोई भी फेयर वैल्यू का चेंज जो है हम इक्विटी के लिए ग्रांटेड नहीं लेते ड्यू टू मार्केट कंडीशन। मैं पढ़ देता हूँ पूरा। इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट आर सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ इंड AS 102 शेयर बेस्ड पेमेंट। The eligibility condition of scheme mentioned above, condition of the equity share of entity or target price of financial year is a part of vesting condition जो एक market condition है। इंडेक्स 102 कहता है मार्केट कंडीशन जैसे कि टारगेट शेयर प्राइस अपॉन विच वेस्टिंग इज कंडीशन इनटू शेल बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन एस्टिमेटिंग द फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। द स्टैंडर्ड फर्दर स्टेट दैट एंटिटी शैल कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज सर्विसेज रिसीव्ड प्रोवाइडेड अदर वेस्टिंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर मार्केट कंडीशन इज सेटिस्फाइड एट द रिपोर्टिंग डेट और नॉट। तो इसलिए वो कहते हैं कि मार्केट कंडीशन चाहे पूरी ना भी हो तब भी आप खर्चा बुक करके चलना ही है। क्वेश्चन नंबर 16। An entity which follow its financial year as per the calendar year grant 1000 share appreciation right to each of its 40 management employee on 1 जनवरी 2005 को उन्होंने शेयर एप्रिसिएशन राइट दिए। The SAR provide employee with the right to receive cash equal to intrinsic value of the entity share price। All of the right vest with कब 31 दिसंबर 2006 and that can be exercised during 7 और 8 2 सालों में वो एक्सरसाइज हो सकता है। Management estimate that at the grant date fair value of SAR is 11 and estimate that 10% of the employee will leave evenly during the 2 period। The fair value of the SAR at the end of the each year are 2005, 6 और उनमें आपको फेयर वैल्यू दे रखी है। ठीक, 10% एम्प्लॉय जो है लेफ्ट करके 2006 में, 2007 में जब इंटरेस्ट वैल्यू 7 थी 10 रुपए। 6 एम्प्लॉय एक्सरसाइज देयर ऑप्शन एंड द रिमेनिंग एम्प्लॉय एक्सरसाइज ऑप्शन एट द एंड ऑफ 2008 क्योंकि उनके पास 2 साल है ना एक्सरसाइज करने के लिए, तब 12 रुपए के हिसाब से उन्होंने एक्सरसाइज कर ली जब इंटरेंसिक वैल्यू ऑफ सार वाज इक्वल टू देयर फेयर वैल्यू। तो आपको बताना है कि लायबिलिटी वगैरह कितनी आप रिकॉग्नाइज करके चलोगे। तो आओ जरा भाई 31 मार्च 2005 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे वेस्टिंग कंडीशंस हैं तो आपको ग्रांट डेट पे रिकॉग्नाइज नहीं करके चलना। ठीक, तो 31 दिसंबर 2005 को 1000 एम्प्लॉय, फेयर वैल्यू कितनी है जी, बस उसने बताया था ना, जिसमें से 40 एम्प्लॉय जो है आपने दिया है, एक को कितना दिया है 1000 और आपको लगता है 10% एम्प्लॉय जो है वो भग जाएंगे तो 10 40 में से 4 गए 36 इंटू 1000। फेयर वैल्यू कितनी है दिसंबर के अंदर 12 की, 2 साल का पीरियड है, 5 और 6 का पीरियड है, 7 और 8 तो एक्सरसाइज है। यहाँ पर आपका वेस्टिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तो इंटू 1/2 खर्चा आ गया 2,16,000 का, लाइबिलिटी भी आ गई 2,16,000 रुपए की। फिर उसके बाद अगली बार भी आपको लगता है 36 क्योंकि आपने दोनों सालों का माइनस कर रखा है 4, तो 36 इंटू 1000 इंटू फेयर वैल्यू कितनी होगी 8 इंटू 1 2/2, इसलिए कोई फायदा नहीं है। तो माइनस आपने कितना खर्चा ऑलरेडी बुक कर रखा है 2,16,000, तो 72,000 का खर्चा, 72,000 की लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी का अमाउंट कितना आ जाएगा 2,88,000। फिर दिसंबर 2007 में जब अवेल कर लिया गया, कितने परसेंट एम्प्लॉय ने अवेल कर दिया गया, तो जब इंटर 6 एम्प्लॉय ने अवेल कर लिया तो 30 और बच गए, तो 30 एम्प्लॉय 1001 को मिलेगा। फेयर वैल्यू कितनी है 13 की फेयर वैल्यू है, तो 30 एम्प्लॉय 1000 इंटू 13 3,90,000
आप अब तक कितना खर्चा बुक कर चुके हो? 2,88,000 का आप अब तक खर्चा बुक करके चल चुके हो। तो आप कितना बुक करोगे इसके लिए? 1,02,000 रुपए का आप खर्चा बुक करके चलोगे। इसको निकालने का क्या तरीका है, देखो जी। आपका लायबिलिटी का बैलेंस कितना आ रहा होगा? आपका लायबिलिटी का बैलेंस आ रहा होगा 2,88,000 रुपए। ये आ रहा होगा आपका ओपनिंग बैलेंस। आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए? आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए 30 इंटू 1,000 इंटू 13, 3,90,000 रुपए आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। आपकी लाइबिलिटी का इतना क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। फिर उसके बाद जो 6 एम्प्लॉय आपसे सार ले गए, आपने उसकी पेमेंट भी करी होगी। उसकी पेमेंट आपने कितनी करी होगी? पेमेंट अगर मैं देखूं तो आपने पेमेंट करी होगी 6 एम्प्लॉय 1,000 के हिसाब से, फिर इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से लेके गए थे ना। तो कहाँ गया? 6 एम्प्लॉय रिमेनिंग एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ 2001। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी थी? 10 रुपए इंटू 10। तो 6 इंटू 1,000 इंटू 10 इज 60,000। तो पेमेंट कर दिया आपने 60,000 की। तो बताओ पीएनएल में कितना खर्चा? 288 माइनस 60,000 माइनस 390। पीएनएल में खर्चा आ जाएगा आपका 1,62,000 का। यही वो खर्चा आ रहा है, 1,62,000 का। ठीक है, आप तोड़ के भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अंदर आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा 10 का और फेयर वैल्यूज का, जो इन्होंने यहाँ पे ले रखा है, उससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा 1,02,000 आ रहा था, तो 60,000 का खर्चा और जोड़ोगे तो 1,62 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने ये इजिएस्ट मेथड है जिससे मैंने आपको बताया है। ठीक, फिर दिसंबर 2008 में जो बाकी के एम्प्लॉय थे कहाँ गए? कहाँ गए? रिमेनिंग एम्प्लॉय कितने थे? 30 एम्प्लॉय 12 रुपए के हिसाब से अपनी पेमेंट ले जाएंगे। तो 30 इंटू 1,000 इंटू 12, आप 3,60,000 रुपए की पेमेंट कर दोगे। 390 का वो आ रहा था, 30,000 कहाँ डाल दोगे? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर डाल दोगे। 30,000 रुपए से आप खर्चा जो है रिवर्स कर दोगे। तो ये उन्होंने एंट्रियां कर रखी हैं, ये सारी की सारी उन्होंने एंट्रियां कर रखी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, काम करते हैं, वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो रही है, इसको पार्ट 1 तक रखते हैं। मुझे आप लोग कमेंट पे बताना, डू यू गाइज रियली वांट पार्ट नंबर 2, या उसके अलावा आप और कुछ चाहते हैं कि हम और कोई स्टैंडर्ड कवर करें, तो हम आपके साथ पार्ट 2 में मिलेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या दिस इज द मेथड जिसमें आपको मजा आ रहा है, ये टॉप 30 क्वेश्चन में, कि हाँ भाई हमारे सारे कॉन्सेप्ट भी कवर हो रहे हैं, हर एक चीज भी कवर हो रही है। तो आप मुझे जरूर जरूर बताना। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। एंड मेरे माइक की भी बैटरी लो हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। विल कम विद पार्ट नंबर 2 फॉर दिस इंड AS 102 एज वेल। मिलते हैं आपसे बाद में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।